जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर। एक बार थम्स अप करके मुझको ये विश्वास दिलाओ कि हाँ, आप पिछले सेट्स का रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं और आप बार बार अपनी चीज़ों को, साथ ही जो आपके थ्योरी नोट्स होंगे उनको भी आप अपना एक मैनेजमेंट बना करके थोड़ा थोड़ा सा टाइम कुछ कुछ टॉपिक्स को दे करके उन सबको भी रिवाइज करते होंगे और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आगे बढ़ रहे होंगे। और ये 2025 आपका होगा अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और बहुत अच्छे से एकाग्रता के साथ में आप पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेट को दोस्त। इसका पहले आप सब लोगों को आंसर करना होगा पिछले सेट्स के 5 क्वेश्चन का। फटाफट से आंसर करें एक बार। स्वागत है। सार्क का जो विकास कोष है, डेवलपमेंट फंड ऑफ सार्क कहाँ पर है? तो ये भैया आपका थिम्पू में है। कहाँ पर है? थिम्पू, जो कि भूटान में है। कहाँ पर है? भूटान में है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए साथी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A है। कौन सा है? पर्यावरण सुरक्षा के लिए आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 48A है डीपीएसपी में। भारत की सबसे बड़ी जो साथी आपका ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? वो यमुना है, गंगा की सहायक नदी है। और बगलियार बांध कहाँ पर है? चेनाब रिवर पर हमने आपको बताया। नहीं, किस राज्य में ये पूछा गया है? तो जम्मू और कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। पहला राज्य जिसने एसजीएसटी को पारित किया था वो कौन सा था? तो वो राज्य है आपका तेलंगाना। कौन सा? सेकंड बिहार। एसजीएसटी की बात करें, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम होगा। ये एसजीएसटी है, ठीक है, तो तेलंगाना होगा। उम्मीद करेंगे सबका स्कोर एकदम से ठीक आया था। एक बार स्कोर हमको दिखा दें आप। गुप्ता प्राची का स्कोर 4 है, आयुष मालविया का स्कोर 4 है, आपका सचिन कुमार जी 4 स्कोर पर हैं, कृष्णा कुमार यादव 4 पर हैं, शरद कुमार 5 पर हैं, राहुल काला 5 पर हैं, क्रेजी यूट्यूबर 5 पर हैं, अमित कुमार 5 पर हैं, संध्या जी 3 पर हैं, सलोनी 4 पर हैं, रानी गुप्ता 4 पर हैं। बहुत बढ़िया जी। अंकित पवार 4 पर हैं, आपका प्रियांशु यादव 5 पर हैं और सचिन कुमार 4 पर हैं। बहुत स्वागत है। ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है। 4 और 5 चल जाएगा, 3 स्कोर नहीं चलेगा बच्चों, जिस किसी का भी आएगा। इसका मतलब आप फिर रिवीजन करके नहीं आते हैं। मैंने कहा ना, एटलीस्ट खुद से प्रॉमिस करिए 10 to 15 मिनट्स का रिवीजन करके आएंगे अच्छे से। तो शुरू करें एक बार फटाफट से। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? मैतेई, मैतेई कहाँ की भाषा है जरा सोचिए। अभी बहुत झगड़ा भी हुआ था, बहुत चर्चाओं में भी रही। तो मैतेई समुदाय कहाँ का है? आपका मणिपुर का है, मणिपुर का। और मणिपुर में कौन सा डांस होता है? तो मणिपुरी ही होता है भैया, मणिपुरी ही होता है। अगर मणिपुरी की हम बात करें तो ये किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? तो ये वैष्णव कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है। किससे? वैष्णव समुदाय से जुड़ा हुआ है। और वैष्णव समुदाय में यहाँ पर क्या है? जो भगवान श्री कृष्णा है उनके चाइल्डहुड की स्टोरीज होती हैं यहाँ पर। यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ किसमें हैं? भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ, ठीक है, बाल्यकाल की कहानियाँ, यानी कि उनकी चाइल्डहुड स्टोरीज हैं। और राधा कृष्ण भी कभी पूछे आपसे, अगर आपसे ये पूछ ले राधा कृष्ण, इसकी बात कर ले, राधा कृष्ण की बात कर ले, राधा कृष्ण थीम पर बेस्ड डांस कौन सा है? तो राधा कृष्ण थीम पर आधारित वो भी मणिपुरी है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इसमें मुझे बताओ कितनी शैली होती है, स्टाइल कितनी है इसमें, कितनी स्टाइल्स हैं इसमें? तो स्टाइल्स हैं इसमें 3। कौन कौन सी 3 स्टाइल हैं जो पूछी जाती हैं? एक तो लाई हरोबा है, लाई हरोबा। एक साथी इसमें आपका संकीर्तन होता है। क्या होता है? संकीर्तन होता है। और एक होता है इसमें रास लीला। क्या होता है? रास लीला। तो ये तीनों किसके स्टाइल हैं? तीनों मणिपुरी की स्टाइल है। किसकी? मणिपुरी की स्टाइल है। अगर कभी स्टाइल के अलावा आपसे पूछ ले इसमें रूप कितने हैं, या रूप नहीं, भाग पूछ ले, भाग पार्ट बोलते हैं उनको, भाग कितने हैं? तो पार्ट आप कहेंगे, पार्ट इसमें 2 हैं। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। कौन कौन से 2 पार्ट हैं? तो एक तो जागोई और एक चोलोम। जागोई और चोलोम, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इसमें मणिपुरी में सारे काम एक ही व्यक्ति करता है, डांस भी, आपका ढोल बजाना भी। तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस पर्सन को क्या कहते हैं? कौन बता सकता है जो सारे काम खुद करता है? चोलोम उसका हिंट है, सबका आंसर आना चाहिए। चोलोम उसका हिंट है। बहुत बढ़िया, सोम्या जी ने सबसे पहले बताया है पुंग चोलोम। सबका आंसर आया, पुंग चोलोम है उसका। क्या नाम है? पुंग चोलोम। तो ये हम सबको पता होना चाहिए। इसमें जो साथी आपका ड्रेस होती है, ड्रेस जो विशेषता है इसमें स्कर्ट होती है, ठीक है। क्या होती है? सिलेंड्रिकल जो स्कर्ट होती है, इसमें सिलेंड्रिकल स्कर्ट होती है, उसको क्या कहा जाता है? बेलनाकार स्कर्ट। या फिर ड्रेस पूछ ले तो उसको बोलते हैं यूटीआई। तो कभी भी पूछे यूटीआई पोशाक का संबंध किससे है? यूटीआई, यूटीआई ड्रेस का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर आएगा कि वो मणिपुरी से, मणिपुरी से।
मणिपुरी डांस में आपका ताल कितने होते हैं? तो ताल इसमें होते हैं 64। कितने ताल होते हैं? 64 होते हैं, ठीक है। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? वाद्य यंत्र। मणिपुर में कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलता है? पेना। क्या बोलोगे? पेना। मैंने कहा था ना, मणि भी कैसी होती है? डायमंड पेना होता है, पेना। ऊपर किनारे से क्या होता है? पेमा होता है, पेना होता है। अब मुझे बताओ, जो जवाहरलाल नेहरू आपका अकेडमी है, जवाहरलाल नेहरू नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, वो कहाँ पर है और किस वर्ष में ओपन हुई थी? मणिपुरी नृत्य अकादमी, मणिपुरी नृत्य अकादमी, ये साथी किस वर्ष में आपका ओपन हुई थी? तो किस वर्ष में ओपन हुई? 1954 में। और कहाँ पर है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है। कहाँ पर है? इम्फाल में ये स्थित है, इम्फाल में। आपसे कभी भी पूछ ले गोविंद जी नृत्यनालय कहाँ पर है? गोविंद जी नृत्यनालय, तो ये भी कहाँ पर है आपका? ये भी भैया आपका मणिपुर में स्थित है। जिसको किसने ओपन किया था? गुरु बिपिन सिंह ने। किसने? गुरु बिपिन सिंह ने उसको ओपन किया था। किसने? गुरु बिपिन सिंह ने। गुरु बिपिन सिंह का नाम जानते हो? थम्स अप करके मुझे बताएं। जितने भी नाम होंगे, यदि उनके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है तो वो सब सिंह किससे हैं? मणिपुरी से। जैसे पूछें गुरु अमली सिंह का संबंध किससे है, ठीक है। या आपसे पूछ ले गुरु सिंहजीत सिंह का संबंध किससे है, तो जिस भी नाम में सिंह आ जाए, जिस भी नाम में सिंह आ जाए, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो गुरु बिपिन कुमार सिंह है, गुरु बिपिन कुमार सिंह है, उनकी जो छात्राएं, उनके क्या नाम थे? तो उनका नाम है आपका झावेरी सिस्टर्स। किससे जुड़ी हुई हैं? मणिपुरी से। झावेरी सिस्टर किससे जुड़ी हुई हैं? सब झावेरी, झावेरी बहनें, झावेरी बहनें, झावेरी सिस्टर्स। क्या नाम है उनके? एक का नाम दर्शना है, पूछ लेता कौन सी नहीं है। दर्शना, नैना, रंजना, रंजना और आपका सुवर्णा। क्या नाम है? सुवर्णा। ये चारों बहनें हैं। चारों बहनों से याद क्या रखते हैं? हमने आपको क्या बता रखा? झावेरी बहनों की संख्या 4। इनके गुरु कौन है? गुरु बिपिन सिंह है। कौन है इनके गुरु? इनके गुरु हैं बिपिन सिंह। जिस भी नाम में सिंह आए वो सब किस में है आपका? भैया मणिपुरी में, मणिपुरी में। 4 से याद क्या रखते हैं? बताओ जरा फटाफट से, क्या याद करा? 4 से चारू माथुर। क्या? चारू माथुर। और ये चारों कौन है आपका? ये चारों हैं आपका बहनों, बहनें हैं ये। तो बहने से याद रखना ना, बिनो। तो बिनो देवी, बिनो देवी का संबंध भी किससे है आपका? मणिपुरी से। अब जितने भी नामों में देवी आए, तो एक देवी नाम बताओ मुझे कौन सा, जिस नाम में मैंने कहा आपसे देवी आ जाए। जैसे कि हम बात कर लें आपसे एलम इंदिरा देवी, एलम इंदिरा देवी, या फिर आपसे बात कर ले अखम लक्ष्मी देवी। देवी भी जिन नामों में आ जाए, देवी भी जिन नामों में आ जाए। एक साथी मेहता जिन नामों में आए, निर्मला मेहता, सविता मेहता, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? 4-5 नाम। तो ये रूट वर्ड आप याद रखें, आप याद रखेंगे। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा, मणिपुरी की शुरुआत किसने की थी 1779 में? मणिपुरी का प्रतिपादक कौन है बताओ? मणिपुरी की जो शुरुआत हुई, मणिपुरी की जो साथी आपका शुरुआत हुई थी 1779 में, किसने की थी? मणिपुरी की शुरुआत 1779 में निंगथो चिंगथांग खोम्बा ने की। क्या बोलोगे? निंगथो किसने की थी आपका? निंगथो चिंगथांग, निंगथो चिंगथांग खोम्बा ने की थी, खोम्बा ने की थी। ये नाम बहुत प्रचलित है, पूछा जाता है। मणिपुरी के प्रतिपादक कौन है, या हु स्टार्ट्स द मणिपुरी डांस? तो क्या बोलोगे? निंगथो चिंगथांग खोबा थे भैया, ये हमको याद रखने हो। नेक्स्ट आगे आएंगे। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक को कब स्थापित किया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, या फिर आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, या प्रथम विश्व युद्ध से पहले, या द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। ये द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? 1939 से 45। आप मुझे बताओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 18। तो इस दौरान ही तो की गई। जी भैया, इस दौरान की गई वर्ल्ड बैंक की स्थापना, यानी कि 1944 में की गई। 1944 में। कौन है बताइए जी? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। क्या बोलेंगे? इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना के लिए कौन सा सम्मेलन हुआ था बताना? सम्मेलन कौन सा? कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो कॉन्फ्रेंस था आपका ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। क्या बोलोगे? ब्रेटन वुड्स नहीं, वुड्स, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि आपका कब का है? 1944 का है। कहाँ पर हुआ था? यूएसए में। 2 संस्थान इससे बने थे, दूसरे का नाम बताओ आप। तो वर्ल्ड बैंक में कितने पार्ट होते हैं बताओ? कितने लोग बताएंगे? जो आपका वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक है, इसमें साथ ही आपका कितने पार्ट हैं, भाग कितने हैं? तो इसमें 5 भाग हैं आपका। कितने हैं? 5 पार्ट हैं। जैसे इसमें एक आईबीआरडी है,
फुल फॉर्म लिखें सारे लोग। एक IBRD है, इंटरनेशनल, जिनको नहीं पता वो सुने, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी में साथ ही इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आता है, IDA आता है। कई बार तो पूछ लेता वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या है। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम, दिल्ली पुलिस ने बहुत पूछा है, वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम 2017 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछा था, वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम। IDA के अलावा और क्या, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस का आपका कॉरपोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, मीगा मल्टी मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। मुझे बताओ भारत क्या इन सभी का हिस्सा है, यस और नो? क्या भारत इन सभी का हिस्सा है? आप कहेंगे इनमें से एक संगठन ऐसा है जिसका हिस्सा भारत नहीं है। यानी इसके 5 पार्ट है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आपका IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक आपका मीगा मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए है वो। बोलो भैया, ICSID का नहीं है, ICSID का नहीं है, ICSID बता रहे हैं कई साथी, सोच करके बताएं दोस्त, ICSID का नहीं है। बहुत शानदार, खूब खूब आंसर दिया, अच्छा आंसर दिया। यानी इंडिया सिर्फ इसका मेंबर नहीं है। IMF की स्थापना कब हुई थी बताओ? IMF की स्थापना कब हुई? तो क्या बोलोगे? 1945 में, इसी सम्मेलन के द्वारा हुई। पूरा नाम बताओ इसका? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अर्थात इसको बोलते हैं हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। कहाँ पर हेडक्वार्टर है इसका, IMF का? IMF की अगर हेडक्वार्टर की हम बात करें साथी, वो भी आपका कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में ही उसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। इसकी मुद्रा कौन सी है, करेंसी कौन सी चलती है इसमें? इसमें मुद्रा चलती है SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, अर्थात इसकी मुद्रा है ये, इसी की मुद्रा है। इसको कहा जाता है विशेष आहरण अधिकार। क्या? विशेष आहरण अधिकार इसको कहा जाता है। और इसमें मुझे बताओ कितनी करेंसी है टोटल? इसमें टोटल कितनी करेंसी है SDR में? SDR जिसको हम गोल्डन पेपर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गोल्डन पेपर के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन पेपर भी इसको हम कहते हैं। तो इसमें एक तो US डॉलर हो गया, ठीक है, एक तो इसमें US डॉलर हो जाता है, एक दूसरा इसमें क्या हो जाता है? US डॉलर हो गया, एक इसमें पाउंड हो जाता है जो ब्रिटिश पाउंड है, एक इसमें जापानी येन हो जाता है, जेन हो जाता है, जापानी येन। एक चाइना की करेंसी कौन सी है? रमिनबी है आपका, रमिनबी इसमें हो जाती है। और पांचवी और बताओ मुझे, पांचवी आप बताओगे, पांचवी आप मुझे बताओ फटाफट से, सबका आंसर आना चाहिए। पांचवी क्या है? तो पांचवी क्या बोलेंगे भैया? यूरोपियन यूनियन है। युआन नहीं होगा दोस्त, युआन अब चाइना की करेंसी बदल चुकी है। अक्की ठाकुर, आप हमेशा सही आंसर देते हैं, गलत ना लिखें। क्या बोलेंगे आप? रमिनबी। और यहाँ पर पांचवा क्या होगा आपका? तो पांचवा होगा आपका यूरोपियन यूनियन की करेंसी हो जाएगी। अच्छा मुझे बताओ IMF की चीफ कौन है अभी? IMF की जो प्रबंध आपका चीफ है आपका, तो इसमें चीफ कौन है आपका? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। कौन है? क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना का नाम याद रखो आप बस, क्रिस्टलिना। और वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है बताओ? वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? फटाफट से आंसर आए। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, अगर अभी नहीं बदले हैं तो। यही है ना, अभी चेंज तो नहीं हुए? बताओ, अजय बंगा बदले तो नहीं है अभी? अजय बंगा एकदम से ठीक है, बहुत खूब। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? शूटिंग कौन थे? शूटर कौन थे पहले? तो अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुए? एक खिलाड़ी को दिए जाते हैं, 4 साल का प्रदर्शन दिया जाता है, पिछले 3 वर्ष और जिस वर्ष में दिया जा रहा है। तो जसपाल राणा थे, महाराज भीम सिंह थे, श्यामलाल थे, महाराज करणी सिंह थे, महाराज परणी सिंह थे। तो पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, 1961 में जब शुरुआत हुई थी इसकी तो कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 1961 में जब शुरुआत हुई थी तो 1961 में दिया गया था ये टोटल आपका 20 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? 20 खिलाड़ियों को। और यहीं से क्वेश्चन पूछता है चर्चित गेम्स के लिए जो दिए गए। जैसे मुझे बताओ क्रिकेट में पहला अर्जुन पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? कौन खिलाड़ी है क्रिकेट में फर्स्ट? क्रिकेट में जो पहला मिला था वो मिला था सलीम दुर्रानी को। किसको? सलीम दुर्रानी को मिला क्रिकेट में पहला अर्जुन पुरस्कार, सलीम दुर्रानी को मिला। हॉकी में बता दीजिए, हॉकी में किसको मिला? हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन थे? तो हॉकी में है आपका पृथ्वीपाल सिंह। कौन? पृथ्वीपाल सिंह थे आपका, पृथ्वीपाल सिंह को मिला। अच्छा मुझे बता दो आप, पहली महिला कौन है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली? पहली
महिला अर्जुन पुरस्कार पाने वाली, तो पहली महिला का नाम है एली लम्सडेन, हॉकी में थी एनी लम्सडेन। किस खेल से संबंध है इनका? एनी लम्सडेन का प्राचीन खिलाड़ी हैं भैया, हॉकी से इनका संबंध है, तो ये पहली महिला होगी। फुटबॉल में बताइए अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था फुटबॉल में? तो फुटबॉल में मिला था पीके बनर्जी को। किसको? फुटबॉल में फर्स्ट, फुटबॉल में आपका मिला पीके बनर्जी साहब को। किसको? पीके बनर्जी को मिला आपका, क्योंकि इस समय फुटबॉल की स्थिति बहुत अच्छी होती थी भारत में। कुश्ती की बात करें, कुश्ती की बात करें आपका, तो उदय चंद, क्या बोलोगे? उदय चंद। और बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन में पहला किसको मिला था? तो नंदू पाटेकर को मिला। किसको? बैडमिंटन में मिला था नंदू पाटेकर को। अभी हमने आपसे एक बात कही कि भैया आपका फुटबॉल में भारत की बहुत अच्छी स्थिति थी। बताओ तो किस वर्ष के ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही थी? वो किस वर्ष का ओलंपिक था? जो इस आंसर को मेरे को बता देगा उसको मैं समझूंगा कि जीएस पे बहुत मजबूत पकड़ उस बच्चे की है, बहुत जबरदस्त पकड़ है। कौन से ओलंपिक में थे जिसमें इंडियन फुटबॉल टीम फोर्थ प्लेस पर आई थी? शिवकेतन जबरदस्त पकड़ वाले इंसान हैं। और दिखाओ और किस किस की जबरदस्त पकड़ है। ऐसे मैं ईयर बोल दूंगा तो ये सारे कॉपी पेस्ट कर देंगे। अभी ऊपर दिखाओ, और बच्चों ने लिखा था ऊपर, शिवकेतन सिंह बहुत कमाल। इनसे ऊपर भी थे भाई एक, नहीं पर तुमको याद नहीं होगा, ऐसे उस पर करेक्ट करो, रोको ना कहीं तो, कमेंट तो रोको। नवीन सर का टाइगर करेक्ट आंसर, सदानंद कुमार करेक्ट आंसर, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अभी आंसर अलग दे रहे हो, अभी मैं ईयर बोल देता सारे टीप देते उसको। बहुत सारे साथियों ने ठीक लिखा है, 1956, 1956, बहुत कमाल आंसर है। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ है आपका एमपी में। और मध्य प्रदेश में और कौन सा मंदिर है आपका? मध्य प्रदेश में एक खजुराहो। बताओ किस वंश के शासकों ने बनवाया था खजुराहो? तो खजुराहो आपका चंदेल शासकों ने भैया बनवाया है। किसने? चंदेल शासकों ने बनवाया है, चंदेल शासकों ने। यहाँ पर दो ज्योतिर्लिंग भी हैं, कौन कौन से हैं? एक तो आपका महाकालेश्वर है, और दूसरा कौन सा ज्योतिर्लिंग है ये बताओ? महाकालेश्वर है आपका ज्योतिर्लिंग, और एक है यहाँ पर आपका ओंकारेश्वर। कौन सा? ओंकारेश्वर है भैया, ओंकारेश्वर। और भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कुल ज्योतिर्लिंग कितने हैं भारत में, टोटल ज्योतिर्लिंग की संख्या, सबका आंसर आए फटाक देसी और हर 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 महादेव के नाम से आए, हर हर महादेव के नाम से आए। बोलो जी फटाफट से, क्या बोलोगे? केरल में भैया पद्मनाभ स्वामी, भगवान विष्णु के लिए पद्मनाभ स्वामी, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है यहाँ पे, पद्मनाभ स्वामी है। सबरीमाला कभी भी पूछा जाए कहाँ पर है? भगवान अयप्पन के लिए सबरीमाला टेम्पल, तो वो है आपका केरल में। राजस्थान में पूछे तो ब्रह्मा जी, बताना ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? ब्रह्मा टेम्पल कहाँ पर है एकमात्र? तो आपका आंसर आएगा ब्रह्मा जी का मंदिर भैया राजस्थान के पुष्कर में है। कहाँ पर है? और करणी माता का टेम्पल, जिसको चूहों का मंदिर भी बोलते हैं, सफेद चूहों का मंदिर भी बोलते हैं, हालांकि वहाँ पे काले चूहे भी पाए जाते हैं। कर्नाटका की बात करें तो विरूपाक्ष टेम्पल है। कौन सा? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? वो कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में स्थित है। आप मुझे बताओ, कुछ टेम्पल पूछते हैं मार्क्स। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, किस राज्य में? बताओ जरा, मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में है? मीनाक्षी टेम्पल, तो मीनाक्षी मंदिर आप कहेंगे भैया ये आपका तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। TN4 तमिलनाडु हो जाएगा आपका। यहीं तमिलनाडु में कौन सा है आपका? वृहदेश्वर टेम्पल है। कौन सा? वृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वो भी आपका तमिलनाडु में है। कौन सा? वृहदेश्वर मंदिर। शोर मंदिर पूछ ले, तट मंदिर पूछ ले, जो यूनेस्को की साइट पे भी है आपका, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी तट मंदिर आपसे पूछ ले। ठीक है, एक आप हमको बताओ यहाँ पर लेपाक्षी टेम्पल कहाँ पर है? लेपाक्षी, तो लेपाक्षी टेम्पल है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में ही क्या है आपका? अहोबिलम टेम्पल है। अहोबिलम टेम्पल भी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। एक आप हमको बताओ यहाँ पर रामप्पा टेम्पल के कहाँ पर है? रामप्पा टेम्पल, तो क्या बोलोगे भैया ये तो यूनेस्को की साइट ही है, तेलंगाना में है। कहाँ पर है? तेलंगाना में स्थित है। एक आप हमको बताओ टेम्पल द्वारकाधीश कहाँ पर है? द्वारकाधीश, और जहाँ पर द्वारकाधीश है वहीं पर है शामलाजी, जहाँ पर शामलाजी मेला भी लगता है, शामलाजी। तो ये कहाँ पर है आपका? तो आप कहोगे भैया ये गुजरात में है। क्या बोलोगे? ये गुजरात में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? लिंगराज मंदिर। या फिर आपसे पूछे भैया जो आपका सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर आपका ये है भैया आपका ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। आप मुझे बताओ दोस्त, एक आपका विष्णुपुर टेम्पल कहाँ पर है?
विष्णुपुर मंदिर कहाँ पर है? तो वो वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? विष्णुपुर मंदिर वो आपका वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है उसको किस नाम से जानते हो और कितने रुपए के नोट पर है? तो भैया कोणार्क मंदिर है, वो 10 रुपए के नोट पर है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताइए, ऐसा ही एक सूर्य मंदिर है आपका जिसको हम सुमेरा सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं, वो किस राज्य में है? तो मेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत पूछा जाता है, आंसर करें तभी हम आगे बढ़ेंगे। भैया इसको हम ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। हाँ जी, जो आपका लिंग कौन सा सूर्य मंदिर कोणार्क का उड़ीसा का है उसको हम ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। व्हाइट पैगोडा किसको बोलते हैं? हम उड़ीसा के पुरी को कहा जाता है, पुरी को बोलते हैं, पुरी को। बहुत बढ़िया। मोढेरा भैया वो गुजरात में मोढेरा का सूर्य मंदिर है, मोढेरा का। सुमेरा का सूर्य मंदिर बिहार। दीपू कुमार जी का ठीक आंसर आया आपका। दीपू कुमार जी ने फिट आंसर दिया था, भाविया पांडे जी का सही आंसर था। बहुत कमाल। आगे, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? कॉपीराइट डे, देखो कॉपीराइट डे पहली बार मनाया गया था विलियम शेक्सपियर की याद में। किसकी याद में? विलियम शेक्सपियर की याद में 23 अप्रैल को, क्योंकि ये बनाया गया था फर्स्ट टाइम आपका, फर्स्ट टाइम बनाया गया था ये आपका, पहली बार मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को। 1995 को क्यों 23 अप्रैल ही क्यों बताना? तो क्योंकि ये भैया विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि है। किसकी पुण्यतिथि है ये? विलियम जो आपका शेक्सपियर है, कौन है? शेक्सपियर, सॉरी, विलियम शेक्सपियर की पुण्यतिथि है। किसकी? शेक्सपियर की पुण्यतिथि है। शेक्सपियर एक महान लेखक हुआ है, बताओ किस देश का है शेक्सपियर? शेक्सपियर की ये आपका पुण्यतिथि है, ठीक है। तो उसकी पुण्यतिथि जो है, उसकी कौन कौन सी बुक्स रही हैं आपने देखी होंगी, बहुत सारे मूवीज भी बनी है। रोमियो जूलियट किसकी कहानी है? रोमियो जूलियट किसकी रचना है? तो इसी की रचना है। मैकबेथ है एक रचना, आप भी लिखें। जूलियस सीजर है, हम सब ने पढ़ी थी 12th में, ये तो ये यूपी बोर्ड वाले सब ने पढ़ी होगी। जूलियस सीजर, क्या बोलोगे? जूलियस सीजर है आपका। और आपका हेमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है, हेमलेट, मैकबेथ, मैकबेथ, ठीक है। मैकबेथ बीए वाले बच्चों ने भी पढ़ी होंगी ये सब, ठीक है। किंग लियर, किंग लियर किसकी है? किंग लियर। आप में से बीए कितने साथियों ने किया है थम्स अप करके बताओ, तो जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर रहा होगा उन्होंने पढ़ा होगा इसको। 19 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं? 19 नवंबर को हम मनाते हैं आपका इंटरनेशनल टॉयलेट डे, अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल अर्थ डे, यानी कि पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस को। 11 मई को आप बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्या बनता है? नेशनल टेक्नोलॉजी अर्थात राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है। किसको? प्रौद्योगिकी दिवस को मनाया जाता है। आप हमें बताएं कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष में आया था? कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष में आया था? बहुत चर्चित है कॉपीराइट एक्ट, तो बोलेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 का है भैया। कब का है? कॉपीराइट एक्ट जो आया था आपका वो आया था 1957 में। अब हम आपसे पूछते हैं अप्रैल के कुछ दिवस, क्योंकि अप्रैल में बहुत चर्चित दिवस आपके मनाए जाते हैं अप्रैल में। जैसे कि अप्रैल में 5 भी छोड़िए, 5 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 6 अप्रैल बता दो मुझे आप। 5 को तो समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल यहाँ पे बताओ। 6 अप्रैल को कौन सा मनता है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। और अगर मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करूं तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब बनता है बताओ? अगर राष्ट्रीय खेल दिवस की बात कर लें, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो वो 29 अगस्त को मनता है। कब मनता है? 29 अगस्त को मनता है। किसकी याद में मनता है? 29 अगस्त को बोलो प्रयागराज में किन का जन्म हुआ था? मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। 6 अप्रैल के बाद में 7 अप्रैल को क्या बनता है? दिवस कौन सा है? 7 अप्रैल को साथी आपका स्वास्थ्य दिवस है। कौन सा? विश्व वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी भैया। 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल को बताओ कौन सा डे बनता है? तो 10 अप्रैल को बनता है आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे बनता है। कौन सा? होम्योपैथी दिवस बनता है आपका, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय बनता है, अंतर्राष्ट्रीय। 17 अप्रैल को बताओ आप मुझे कौन सा दिवस बनता है? तो 17 अप्रैल को बनता है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय होमोफीलिया दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय होमोफीलिया दिवस बनता है 17 अप्रैल को। 21 अप्रैल को बात करें तो आपका 21 अप्रैल को बात करें तो सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज के लिए बनता है आपका सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज डे इस दिन मनाया जाता है, सिविल सर्विसेज डे। अगर 25 अप्रैल की बात करें, बीमारी का दिवस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय
मलेरिया दिवस आपका मनाया जाता है? अब हमारा क्वेश्चन आपसे होगा, बड़े ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपका 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल और 31 अप्रैल। बोलो जी। 31 का तो अप्रैल होता ही नहीं भैया, 31 का नहीं होता है। बोलो जी। 29 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या बोलोगे? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। बहुत खूब, बहुत शानदार। आगे आ जाएंगे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी साथी आपका किस खेल से संबंधित है? ये दरअसल में एक महिला ट्रॉफी है जो 1991 से शुरू हुई थी रतन टाटा जी के नाम पर। ठीक है, और ये आपका हॉकी की एक ट्रॉफी है। किसकी? हॉकी की। आप मुझे बताओ, हॉकी का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? हॉकी का सबसे पुराना जो ट्रॉफी है वो कौन सी है? तो सबसे पुरानी ट्रॉफी आप कह देंगे वो है भैया हमारी बैटन कप। और बैटन कप कब का है आपका? 1895 में शुरू हुआ था, 1895 में। ऐसे ही हॉकी के और बताइए, रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो वो आपका हॉकी से है। आपसे पूछे सुल्तान अजलन शाह का संबंध किससे है? सुल्तान अजलन शाह का संबंध किससे है? अजलन शाह का तो किससे संबंध है? अजलन शाह कप का हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी बताना। फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी, सबसे पुरानी फुटबॉल ट्रॉफी आप मुझे बताएं। सबसे पुराना जो फुटबॉल का टूर्नामेंट है वो होता है आपका डूरंड। कौन सा? डूरंड कप होता है, जो कि आपका कब? 1888 में शिमला से शुरू हुआ था। कहाँ से? 1888 में शिमला से शुरू हुआ था। एक संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से। कब शुरू हुई थी? ये भी बहुत पूछी जाती है। ये 1941 से शुरू हुई थी संतोष ट्रॉफी आपका। इसी में सुबर्तो कप पूछे या आपसे रोवर्स कप पूछे, चारों पूछे जाते हैं और कोई नहीं। सुबर्तो कप आपका और रोवर्स कप का संबंध किससे है? तो रोवर्स कप का संबंध है आपका किससे? फुटबॉल से। फुटबॉल से। चूंकि क्वेश्चन हमारा हॉकी का है तो हम आपसे पूछेंगे अभी, हम आपसे पूछेंगे, मुझको बताओ हॉकी का जो मैच होता है वो कितनी देर का होता है? हॉकी का मैच, फटाफट से बोले। हॉकी का मैच। फुटबॉल भी जो जानते हो वो बताना। फुटबॉल तो 90 मिनट का, उसका भी ऑपरेशन करेंगे किसी दिन। अभी हम हॉकी मैच का आपका ऑपरेशन करते हैं। हॉकी मैच की जो साथ ड्यूरेशन होता है, अवधि होती है, जो इसकी अवधि होती है वो होती है 60 मिनट्स। कितनी? 60 मिनट्स। कैसे कैसे होती है भैया? 15-15 मिनट के आपका 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर हो जाते हैं। और यहाँ पर जो आपका ब्रेक टाइम होता है वो कितना होता है? जो ब्रेक टाइम होता है आपका, ब्रेक टाइम होता है यहाँ पे 15 मिनट। यानी कि बीच का गेम हो गया ना 30 मिनट के बाद में, 30 मिनट के बाद में क्या हो जाता है? ब्रेक टाइम हो जाता है। और ब्रेक कितनी देर का होता है? फुटबॉल में भी 15 मिनट का ही होता है दोस्त। लेकिन ये क्या है? ये पहला क्वार्टर था, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच में यहाँ पर ब्रेक कितनी देर का होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ब्रेक होता है वो 2 मिनट का होता है। तो यहाँ पर भी जो ब्रेक होगा वो कितनी देर का होगा? 2 मिनट का होगा। यानी कि पहले और दूसरे के बीच में और तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का ब्रेक होता है। कितने का? 2 मिनट का ब्रेक होता है। अब आप मुझे बताओ, जो आपका क्या बोलेंगे इसमें, इसमें हम पूछ सकते हैं इसके जो फील्ड की माप होती है वो कितनी होती है? बताओ इसके फील्ड की माप कितनी होती है? तो फील्ड की माप होती है इसके की 91 मीटर गुणा 50 से 55 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। ये लेंथ हो गई और ये हो गई इसकी ब्रेथ हो गई। किसकी? हॉकी के फील्ड की। और जो इसमें गोल पोस्ट होता है, जहाँ पर गोल हमको करना होता है, तो जो गोल पोस्ट है, गोल पोस्ट की साथ ही जो चौड़ाई होती है, कितनी? जो उसकी चौड़ाई होती है, अर्थात उसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? तो 3.66 मीटर होती है। और जो ऊंचाई होती है, उसकी हाइट होती है, जो उसकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो ऊंचाई होती है 2.14 मीटर, 2.14 मीटर। जो हॉकी की स्टिक होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? हॉकी की स्टिक की लंबाई पहले तो 37 इंच हुआ करती थी, यानी कि 33 इंच हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या है वो 43 इंच होती है। 43 इंच ऑप्शन में ना मिले तो क्या करना है फिर? 37 इंच। अच्छा बताओ, हॉकी की जो स्टिक है क्रिकेट के बैट से लंबी होती है या छोटी? अगर लंबी होती है तो कितनी लंबी होती है, और छोटी होती है तो कितनी छोटी होती है? ये आपको भी तुलना 1 सेकंड में बतानी है। स्टिक की लंबाई पूछ ले आपसे, और इसमें अब जो बॉल होती है, बॉल होती है क्रिकेट के बराबर की, यानी कि 155 से लेकर के 155 से 163, मैंने आपको बताया ना 5.5 से आपका 5.75 ओंस तक होती है, क्रिकेट के बराबर होती है। क्रिकेट के बराबर होती है। हमें आप बताएं, जो हॉकी इंडिया बना था वो किस वर्ष में बना था?
पहले तो हॉकी फेडरेशन था 1925 का, उसको बाद में ख़त्म कर दिया गया, हॉकी इंडिया बनाया गया। हॉकी इंडिया, उसमें भ्रष्टाचार के चलते हुए। हॉकी इंडिया किस वर्ष में बना था, ये सब का आंसर होना चाहिए, जिसका हेडक्वार्टर है आपका द्वारिका, नई दिल्ली में। बताएंगे 1925 नहीं दोस्त, 1925 नहीं, वो हॉकी संघ था, उसको ख़त्म कर दिया गया। तो क्या बोलेंगे, हॉकी इंडिया की स्थापना 2008 में, और फाइनली इसको बना दिया गया था कब, 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, द्वारिका में है। कहाँ पर, द्वारिका में है, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली, द्वारिका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और किसको खत्म करके बनाया गया, हॉकी महासंघ को, हॉकी फेडरेशन को खत्म करके बनाया गया था, हॉकी फेडरेशन को खत्म करके। ओके। आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ, किसने लिखी है, युवराज सिंह ने लिखी है। तो युवराज सिंह ने क्या लिखी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या लिखी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जब इनको कैंसर हो गया था तो इन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का टेस्ट मैच था, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये इन्होंने लिखी है आपका। वीवीएस लक्ष्मण ने कौन सी लिखी है, 281 एंड बियॉन्ड, क्योंकि इन्होंने एक बार स्कोर कर दिया था टेस्ट में 281 का, उसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी। मिल्खा सिंह जी की किताब है, किसकी, मिल्खा सिंह जी की किताब है। राहुल द्रविड़ की किताब का क्या नाम है बताओ, राहुल द्रविड़ की किताब का नाम है टाइमलेस स्टील। क्या है, टाइमलेस स्टील। अभी हाल ही में सबसे चर्चित जो आई वो आर अश्विन की किताब रही, मैंने आपको बताया था, जरा बताओ आर अश्विन की बुक कौन सी है। आर अश्विन, अभी आजकल के एग्जाम में ये पूछी जा रही है, आई हैव द स्ट्रीट्स। क्या, आई हैव द स्ट्रीट्स, आपके एग्जाम में भी पूछे जाने के प्रबल चांसेस हैं इसके। सौरभ गांगुली की बुक का नाम बताओ, सौरभ गांगुली ने कौन सी बुक लिखी है। सौरभ गांगुली की बुक है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी बुक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। सचिन तेंदुलकर की बताओ, एसएससी सीजीएल हर बार पूछता है, कोई वर्ष नहीं छोड़ा पिछले 6 वर्षों में। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे, क्या बोलोगे, प्लेइंग प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। आकाश चोपड़ा, क्या बोलोगे, आकाश चोपड़ा की, आकाश चोपड़ा की बुक का नाम क्या है, आकाश चोपड़ा, आकाश चोपड़ा की बुक का नाम है द इनसाइडर। 2021 वाला किस्सा मैंने तुम्हें सुनाया था सीजीएल का, 2021 में हमने ये कह दिया था इस किताब को, जो हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, कि मैं अगर तुम्हारा एग्जामिनर होता तो मैं इस किताब को पूछता। और आपका ऐसे ही मैंने कह दिया, उसमें आपका जो थीम थी, पहली थीम आपका उसकी सारी थीम पढ़ा रहे थे, हमने कह दिया नहीं सारी थीम पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा एग्जामिनर होता तो मैं योगा डे की पूछता तुमसे। और उस बार वही क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे हो गए 7-8, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कभी, कई बार ऐसा होता है, कई प्रश्नों की प्रबल दावेदारी होती है, इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है। तो आकाश चोपड़ा की बुक होगी, किसकी, आकाश चोपड़ा की बुक होगी। अनिल कुंबले की बुक का नाम बताओ, अनिल कुंबले की बुक का क्या नाम है, अनिल कुंबले, तो अनिल कुंबले की बुक का नाम है वाइड एंगल। क्या है, वाइड एंगल बुक है, वाइड एंगल बुक है। और आपसे पूछे अगर संजय मांजरेकर की बुक का नाम बताओ, संजय मांजरेकर, एसएससी ने पूछा था सीजीएल में 2022 में ही, संजय मांजरेकर की बुक कौन सी है, द इम्परफेक्ट है। कौन सी है, द इम्परफेक्ट नहीं, सॉरी द इम्परफेक्ट नहीं, इम्परफेक्ट ही है सिर्फ। क्या है, इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट किसकी बुक है, वो संजय मांजरेकर की बुक है। मुझे कुछ बताओ आप, मून वॉक किसकी बुक है, मून वॉक, मून वॉक की है, मून वॉक, बिलीजीन करके दिखाएंगे फिर तुमको। मिन्नी क्या बोलोगे, मून वॉक किसकी है, मून वॉक, तो आप कहोगे भैया वो आपका माइकल जैक्सन, जैक्सन जैक्सन जैक्सन, अरे गांव का जैकीसन नहीं है, बोलोगे माइकल जैक्सन है, बहुत बढ़िया। फास्टर देन लाइटनिंग किसकी बुक है बताओ, फास्टर देन लाइटनिंग, फास्ट कौन भागता था, तो कौन भागता था नहीं, कौन भागता है, अब भी भाग जाएगा, कि है मौजूद। तो क्या कहेंगे भैया, आपका आंसर बता दिया हमने इसका। हाँ, क्या बोलेंगे आपका, वो उसैन बोल्ट, क्या बोलोगे, उसैन बोल्ट, कमाल आ गया। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का प्रावधान है, राष्ट्रपति फिर से पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, या भारत में राष्ट्रपति एक से अधिक बार बन सकते हैं, तो कौन बने हैं मुझे बताओ, कौन, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बने एक से आधा बार। आप कहेंगे भैया 57 बता रहे हैं सारे साथी, 57 एकदम से ठीक है। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद हैं, थम्स अप करो। राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल याद हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक बार रिवाइज कर लो यहाँ बैठ के सारे, फिर मत बोलना। पकानी कोका, 30 साल पुरानी एक ट्रिक, पकानी कोका, पकानी कोका दुयो दसम, दुयो दसम, दुयो दसम, आपसे 1990 के गुरुजी भी इसी से पढ़ाते थे। क्या बोलोगे, पासे क्या है, राष्ट्रपति का पद किस में होता है, आर्टिकल 52 में, 53 में, 54 में, आपका 55 में, 56 में, 56 में, 57 में, आपका 58 योग्यता, 59 में दशा, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग।
बोलो, राष्ट्रपति का पद किस में बताया गया? आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव होगा। क्या वास्तविक होता है? हाँ या ना? ये वास्तविक होता है कि आप कहोगे नहीं भैया प्रधानमंत्री होता है वास्तविक? तो 54 में बताया गया है आपका निर्वाचन को, किसको बताया गया है? निर्वाचन को, जो कोटा चाहिए इनके लिए। और कार्यकाल की बात हुई है 56 में। कितना कार्यकाल होता है भैया? 5 वर्ष होता है कार्यकाल। टेन्योर कितना होगा? 5 वर्ष होगा। अगर हम बात करें दोबारा, यानी कि आपका री इलेक्शन की बात कर रहे हैं दोबारा, तो दोबारा नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन है? दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद हैं एकमात्र अब तक। कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं आपका। 58 में बताई गई हैं योग्यताएं। क्या बताई गई हैं आपका? यहाँ पर योग्यताओं की बात की गई है आपका 58 में, यानी कि आपका एबिलिटीज की बात की गई है। दशाएं, राष्ट्रपति के लिए क्या दशाएं होंगी आपका, इनकी बात की गई है 59 में। 60 में शपथ। बताओ शपथ कौन दिलाता है? ओथ कौन दिलाएगा? ओथ। यहाँ पे आपका कंडीशंस की बात की गई, एबिलिटीज की, यहाँ रिलेक्शन की। और 61 में बात की गई है महाभियोग की। महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, इम्पीचमेंट लगता है, वो हमने किस देश से लिया है? इम्पीचमेंट प्रोसेस को हमने किस देश से लिया है? बताओ जी फटाफट। याद रख लेना, इम्पीचमेंट को हमने लिया है यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। और ये कैसी है आपका, कैसी प्रक्रिया है? ये आपका सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल बोले या बोले अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक। अब मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन से शुरू होता है? लोकसभा से या राज्यसभा से? लोकसभा से शुरू होगा या फिर राज्यसभा से शुरू होगा? बताएंगे। राष्ट्रपति जो पार्डन पावर्स हैं वो किसमें? क्षमादान किससे देते हैं? तो क्षमादान, क्षमादार नहीं, क्षमादान, क्षमादान जो देंगे आपका, जो उनकी पार्डन पावर्स हैं वो किसमें है? वो आर्टिकल 72 में है। किसमें? आर्टिकल 72 में है पार्डन पावर्स। अब मुझे बताओ, आप राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, अध्यादेश लेके जाते हैं, वो किस में है? वो आपका आर्टिकल 123 में है। एक दिन ये समझाएंगे आपको सारा। आर्टिकल 123 में है। और सुप्रीम कोर्ट से जो वो आपका विचार विमर्श करते हैं, सलाह मांगते हैं, वो किस में है? वो है आर्टिकल 143 में। किसमें? आर्टिकल 143 में। आज आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, जब आपके पास समय होगा अपनी कॉपी पर नोट करें। आप पॉलिटी का जो मैंने प्रेसिडेंट पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, प्रेसिडेंट चैप्टर पढ़ाया हुआ, लिखना राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट बाई नवीन सर। उसको स्पीड मोड पे लगा करके देखेंगे, मतलब ताकि आप एक बार में सुन लें उन सारी बातों को, आपको रिवाइज हो जाए। कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप उनको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, ठीक है, आगे आएंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, अभी हमने बताया राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है साथी आपका, ये किस में बताया गया? आर्टिकल 54 में बताया गया। किसमें? आर्टिकल 54 में बताया गया। ओके, अब बताएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन लोग होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदन कौन से होते हैं भैया? लोकसभा और राज्यसभा। क्या बोलोगे? दोनों सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। ये ऊंचा सदन होता है अपर हाउस, ये लोअर हाउस निम्न सदन। तो इनके निर्वाचित सदस्य यानी नामांकित नहीं होंगे क्या? हाँ, अच्छा जी, तो ये तो होते हैं। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, तो यहाँ पे कौन कौन से हो गया आपका? लेजिस्लेटिव काउंसिल अर्थात विधान परिषद, और लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा। तो दोनों के होते हैं क्या? आप कहोगे नहीं भैया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं होते, लेजिस्लेटिव असेंबली के तो होते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के होते हैं। हाँ जी, होते हैं। ये तो बात गलत हो गई, ये सही है। दिल्ली और पांडिचेरी, और अब तो किसके? जम्मू एंड कश्मीर के भी होंगे। तो यानी कि ये भी ठीक हो गया, दिल्ली पांडिचेरी के भी होते। 1 3 4 एकदम से सही हो जाएगा। 1 3 4 एकदम से सही हो जाएगा। पहले आप हमें बताओ, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, जो साथी आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन है, ये प्रोसेस हमने किस देश से लिया है? राष्ट्रपति के इलेक्शन का प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है, किस देश से? तो क्या कहोगे भैया? END याद रखो, इलेक्शन हो गया, नॉमिनेशन हो गया, और आपका D4 क्या हो गया? DPSP हो गया। ये तीनों हमने लिए आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए। आयरलैंड एंड ऐसे याद रखो। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि कौन भाग नहीं लेंगे, बताएंगे जरा। तो भैया कहीं भी आपका मुझे बताओ कि जो आपका नामांकित सदस्य हैं उन्होंने भाग लिया, तो आप कहेंगे क्यों? क्योंकि नामांकित सदस्यों को आपका राष्ट्रपति ही तो नामांकित करते हैं राज्यसभा में। यस और नो? आप कहेंगे जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर राष्ट्रपति ही उनको नामांकित करते हैं, और अभी हमने आपको बताया 57 में राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, तो राष्ट्रपति जब दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? क्या वो राष्ट्रपति के लिए पार्शियल नहीं हो जाएंगे? वो राष्ट्रपति को अपना वोट नहीं देंगे कि हमको तो इन साहब ने भेजा था राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य जा सकते हैं? 12। तो 12 लोगों का तो बहुत वोट का मत हो जाएगा, इसीलिए उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। बोलो यस और नो? हाँ जी भैया।
तो राष्ट्रपति का इलेक्शन कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड से लिया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रोसेस होता है, प्रणाली होती है, वो कैसी होती है? तो क्या बोलोगे भैया? गुप्त मतदान होता है इसमें, सीक्रेट बैलेट होता है। कैसा बैलेट होता है? सीक्रेट बैलेट होता है। एक इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। और साथ में और कौन सी प्रणाली होती है इसमें? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, एकल संक्रमणीय मत। क्या बोलोगे? एकल संक्रमणीय मत होता है, यानी कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है? ये पीपल रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये होता है सीक्रेट बैलेट। क्या होता है? सीक्रेट बैलेट होता है। मुझे बताओ प्रपोजर और अप्रूवल्स कितने होते हैं इसमें? प्रपोजर्स और अप्रूवर्स, प्रस्तावक कितने होते हैं राष्ट्रपति चुनाव में? तो प्रस्तावक पूछे आपसे, प्रपोजर्स पूछे या आपका अप्रूवर्स पूछे, तो आप कहेंगे उनकी संख्या होती है दोनों की 50-50। क्या होती है? 50-50 संख्या होती है। आप मुझे बताओ जितने भी एमपी होते हैं उनके बैलेट का कलर क्या होता है? एमपी के बैलेट का कलर क्या होता है? तो एमपी के बैलेट का कलर, और साथ में मुझे बताओ जो एमएलए होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली से जो जाते हैं, उनके बैलेट का कलर क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? सांसदों का तो होता है हरा, और इनका होता है आपका गुलाबी। इनको दे देते हैं पिंक कलर। कौन सा कलर? पिंक कलर दे देते हैं। अच्छा मुझे बताओ राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा होता है या नहीं होता? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नन ऑफ द अबोव होता है? नोटा होता है या नहीं? आप कहोगे नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा नहीं होता है। राष्ट्रपति की सैलरी बताइए एक बार। भारत में प्रेसिडेंट को कितनी सैलरी मिलती है? तो प्रेसिडेंट की जो सैलरी है वो 5 लाख होती है। कितनी होती है? 5 लाख होती है, 5 लाख होती है। अच्छा यहाँ पर एक प्रोसेस और आपको हमको बताएं, जो हम ने बताया था आपको, इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्या? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का क्या मतलब है? इम्पीचमेंट बोले तो अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, महाभियोग किस सदन में शुरू होता है? तो याद रख लेना, महाभियोग भैया किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है, फ्रॉम एनी हाउस, किसी भी सदन से शुरू, या चाहे लोकसभा से आप शुरू करें या आप राज्यसभा से शुरू करें, किसी भी सदन से वो शुरू हो सकता है। बस होगा क्या, जैसे मान के चलो ये फर्स्ट हाउस है, इससे शुरू किया, हाउस फर्स्ट से आपने शुरू किया, तो यहाँ पर क्या होगा? 1/4 तो मेंबर्स के साइन होने चाहिए, और उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी से उसको क्या कराना पड़ेगा? 2/3 मेजोरिटी यानी कि 2/3 बहुमत से उसको पारित कराना पड़ेगा। और 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा? वो सेकंड हाउस में जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ लोकसभा था तो फिर जाएगा राज्यसभा, और सेकंड हाउस में भी क्या होना चाहिए? 2/3 जो मेजोरिटी होगी, 2/3 जो मेजोरिटी होगी, 2/3 जो बहुमत होगा, फिर उससे पारित होना चाहिए, उससे पारित होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ राष्ट्रपति अपना पक्ष किस सदन में रखते हैं? पहले सदन में रखेंगे या दूसरे में? राष्ट्रपति साहब को अपना जो अधिकार, अपना पक्ष रखने का, पहले हाउस में या सेकंड हाउस में? तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी साइड को पुट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन पुट हिज साइड। राष्ट्रपति अपना पक्ष कहाँ पे रखेंगे हमेशा? वो दूसरे सदन में रखेंगे। किसमें? दूसरे सदन में रखेंगे। ओके। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहने वाले निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? बिल्कुल प्रारंभ से, तो क्या बिल्कुल प्रारंभ से सी राजगोपालाचारी पहले राष्ट्रपति थे? आप कहेंगे नहीं। राजेंद्र प्रसाद थे, हाँ जी। उनके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और फिर आपका वीवी गिरी, नहीं भैया, जाकिर हुसैन आएंगे, गलत बात है। सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, ये तो सी राजगोपालाचारी से गलत हो गया आपका। ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये स्क्रीनशॉट आप लें, ये स्क्रीनशॉट लें, और इनमें से उस व्यक्ति को देखो, आपको एक चीज पहचाननी है, बस टेस्ट कराते हैं आपको, एक टेस्ट कराएंगे यहाँ पर, देखना आप सब लोगों का एक टेस्ट है, और वो टेस्ट क्या है आपको बताना, इन सब का नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे तो जान लोगे फोटो में। मुझे बताओ कितने नंबर के फोटो में आपका वो व्यक्ति हैं जो पहले निर्विरोध बने थे, अनअपोज्ड थे? पहले निर्विरोध व्यक्ति कौन थे जो राष्ट्रपति बने थे? कितने नंबर पर है उनका फोटो? नंबर लिखना है। राष्ट्रपति भैया द्रौपदी मुर्मू सबसे युवा हैं, सबसे युवा हैं अब तक, ठीक है, याद रखना। उनसे पहले नीलम संजीव रेड्डी थे, और आपका वो पहली आदिवासी भी हैं। 6 नंबर पे है, ये हुई ना बात, नीलम संजीव रेड्डी 6 नंबर पे हैं भाई। आगे आओ, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? कल बताया मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में। तो मुख्य चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त आपका ज्ञानेश कुमार जी हैं, आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। उसमें मुझे बताओ मुख्य चुनाव आयुक्त, अब जो मुख्य चुनाव आयोग, या बोले खाली सिर्फ चुनाव आयोग हम बात करें, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? तो आप कहोगे इलेक्शन कमीशन में भैया 3 मेंबर होते हैं। 3 कब से होते हैं? 1 अक्टूबर 1993 से होते हैं, 1 अक्टूबर 1993 से। तो नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति साहब और किस किस की नियुक्ति करते हैं जरा सोचिए।
जैसे आपका इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे? वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 में। इसमें क्या होता है आपका? इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। 2 आपका फुल टर्म के लिए होते हैं यानी कि पूर्ण काल के लिए होते हैं, और 2 होते हैं आपका शॉर्ट टर्म के लिए। 2 होते हैं इसमें शॉर्ट टर्म, अर्थात आपका 2 होते हैं इसमें अंशकाल के लिए। कितने सदस्य? 2 और 2। एक जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे वित्त आयोग में, फाइनेंस कमीशन में। जैसे यूटी और राज्य के सीएम हो गए, आपका जो सीएम हो गए, इनकी नियुक्ति कौन कर देंगे? आपका यही करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल की बताओ, यूटी सीएम छोड़ो, महत्वपूर्ण बात करते हैं। राज्यपाल आप मुझे बताओ, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? यही करेंगे आपका। कैग की नियुक्ति यही करेंगे। पीएम की सलाह पर जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेंगे? मंत्री परिषद की तो भी भैया यही करेंगे। जितने भी आपका ओबीसी आयोग हो गया, या फिर आपका माइनॉरिटी कमीशन हो गया यानी कि अल्पसंख्यक आयोग हो गया, ओबीसी हो गया आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, या फिर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक आयोग के जो भी अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो वो यही करते हैं, वो यही करेंगे। ओके। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी? भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी है, लैंड होल्डर सोसाइटी, भैया यही है। जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ, क्या बोलेंगे आपका? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1838-39 में इसकी स्थापना हुई। और इसके संस्थापक कौन थे ये आप मुझे बताएं। इसके संस्थापक थे आपका द्वारिकानाथ टैगोर, और साथ में दूसरा कौन सा था? द्वारिकानाथ टैगोर, और दूसरा था आपका कौन? राधाकांत देव। तो हुआ क्या था दरअसल में आपका, ये लोग जमींदार लोग थे, राधाकांत देव, और जो जमींदारों के अधिकारों को छीना गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो उन सब के खिलाफ में ये लोग खड़े हुए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में, बतलाइए भैया बतलाइए, 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, आईएनसी में विलय हो गया था, आईएनसी में, ठीक है, 1886 में ही। तो आईएनसी बनी कब थी? पहले तो इसका ईयर बता दो मुझे, आईएनसी कब बनी थी? तो आईएनसी बनी थी 1885 में, 1885 में, ठीक है, यानी कि अगले ही साल विलय हो गया। तो वो संगठन है आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईएनसी ही नाम था इसका, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये बना था आपका, याद रख लेना, इसके लिए हमको पहले याद रखना होगा, लिखा हुआ ऑप्शन सी में इंडियन एसोसिएशन। देखो इंडियन एसोसिएशन कब बना था? 1876 में बना था, 1876 में। इसको बनाया था एस एन बनर्जी ने इसको बनाया था। और साथ में इसके जो सचिव थे वो थे आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस। क्या पोस्ट था इनके पास में? बहुत पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये भैया इसके सचिव थे। कौन थे? ये सचिव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो आपको पता होना चाहिए, फ्रीडम फाइटर थे। इनकी तो बुक भी है आपका, बहुत चर्चित बुक है इनकी बुक का नाम है ए नेशन इन मेकिंग। क्या बोलोगे? एसएससी ने ना जाने कितनी बार पूछ रखी है, ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग। ये किसकी बुक है बताओ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बुक है, ए नेशन इन मेकिंग। तो जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका संगठन को बनाया इंडियन एसोसिएशन का, और इंडियन एसोसिएशन का जो पहला अधिवेशन था, इसका जो पहला साथी आपका पहला अधिवेशन था, वो कहाँ पे हुआ था बताओ? इसका पहला अधिवेशन, ये इसलिए आज जरूरी है क्योंकि घटना इसी से संबंधित है। पहला अधिवेशन इसका हुआ था 1883 में, ठीक है, 1883 में। कहाँ पर? कलकत्ता में, याद रख लेना, कहाँ पर? कलकत्ता में। और इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, दूसरा यानी कि सेकंड अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था 1885 में, 1885 में। इसी वजह से 1885 में कांग्रेस बनी थी। इसी वजह से, इसी घटना की वजह से जो एस.एन. बनर्जी थे, भाई वो इस संगठन को बनाने वाले व्यक्ति थे, तो एस.एन. बनर्जी कहाँ पर मौजूद हैं? दूसरा जो संगठन आपका अधिवेशन इसका हुआ, दूसरा अधिवेशन वो हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पर? दूसरा भी कलकत्ता में। तो क्या ये इसमें मौजूद थे? पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जो 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मौजूद नहीं था और बाद में उन्होंने अपने संगठन को अगले वर्ष इसमें शामिल कर लिया? तो कौन व्यक्ति हैं वो? एस.एन. बनर्जी हैं। कौन है? एस.एन. बनर्जी हैं, याद रख ले, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था इसमें अधिवेशन में, इंडियन एसोसिएशन के अधिवेशन के पहले अधिवेशन में इसका गठन हुआ था।
यानी पहले इंडियन एसोसिएशन बना। इंडियन एसोसिएशन का आपका अधिवेशन हुआ 1883 में, उसमें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बना, और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आपका बन गया कहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका जब कांग्रेस बना तो उसके अगले वर्ष उसमें शामिल हो गया। कांग्रेस का जो पुराना संगठन था वो कौन सा था? कांग्रेस क्या एकदम से आईएनसी बन गई थी? बोलो भी फटाफट से, आप कहेंगे नहीं। इससे पहले कौन सा संगठन था? ये 1884 में इस संगठन का क्या नाम था बताओ? 1884 में, 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। और कौन है इसका कांग्रेस का संस्थापक? कांग्रेस का संस्थापक कौन था आपका? तो बोलेंगे एलन एक्टिवियम ह्यूम था। एलन एक्टिवियम ह्यूम था, ये तो सबको पता है। तो ह्यूम ने एक संगठन बनाया था 1884 में, उसको हम क्या बोलते हैं? INU, कमाल। यू आर द जबरदस्त स्टूडेंट मेरे भाई। इंडियन नेशनल यूनियन, कमाल का स्टूडेंट था। देख रही हो तुम कितने शानदार बच्चे हैं। बोलो फटाफट से, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? एक नहीं थे बेटा, ये भी होशियार है। कभी इसको ऐसे ही समझते हो कि ये होशियार नहीं है ना? काजल त्यागी जी एकदम सही आंसर है। तो बोलेंगे कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, या फिरोज शाह मेहता? भैया सुरेंद्र नाथ बनर्जी संस्थापक सदस्यों में शुरुआत में ये थे ही नहीं, ये तो इंडियन एसोसिएशन चला रहे थे। मैंने कहा ना, तो ये तो शुरुआत में थे ही नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, जो कांग्रेस है आपका, कांग्रेस है, कांग्रेस याद रखो, कांग्रेस की स्थापना किस डेट को हुई थी? ये बड़ी पूछी जाती है। 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को हुई। और इस समय कौन था जो वायसराय था? वायसराय कौन था अंग्रेजों की तरफ से? आपका वायसराय था इस समय पर आपका, क्या नाम है उसका? और वायसराय का क्या नाम था? डफरिन, डफरिन नाम था उसका। क्या नाम था? डफरिन उसका नाम था। डफरिन, क्या बोलेंगे? डफरिन उसका नाम था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक बड़ा अच्छा सा, कि भैया जब इसकी स्थापना हुई तो इसको कांग्रेस को आपका एक सेफ्टी वॉल्व कह करके किसने पुकारा था? वो कौन से नेता थे? ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। सेफ्टी वॉल्व किसने कह दिया था कि भाई ये तो अंग्रेजों की तरफ से ही है? अरे यार ये मत बोला करो, अपने फादर साहब के नाम के आगे लगाया करो ये नाम, लॉर्ड, भगवान, ईश्वर। पिताजी के नाम के आगे लगाया करो। पिताजी का नाम तुमसे पूछेंगे तो अभी सीधे सीधे लिख दोगे। माताजी के नाम के आगे लगाओ देवी, नाम के आगे लगाओ, पीछे लगाओ, किसी और के नाम के आगे मत लगाओ। और सबके नाम के आगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने भारत को लूटा, भारत का शोषण किया, भारत के किसानों की ये हालात की, हमारे देश से हमारे उद्योग धंधे छीन लिए, हमारे देश से हमारी अर्थव्यवस्था छीन ली, उन सब लोगों के नाम के आगे अगर हो सके तो कुछ मत लगाओ। लिखना हो तो मतलब डॉग भी नहीं लिख सकते, वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, कम से कम पहचानता है मालिक। जैसे कि भाई ये हमारा मालिक है तो इज्जत करते। बोलो भाई फटाफट से, कुछ भी उसके भी लायक नहीं है। कुत्ता भी बहुत पालतू होता। वेरी गुड, लाला लाजपत राय ने सिद्धांत दिया था, बहुत शानदार। लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने। अब बताओ, जो इसका पहला अधिवेशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? जो पहला साथी इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। दूसरा कब हुआ था? 1886 में। तीसरा 1887 में, और चौथा 1888 में। कहाँ पर हुए थे ये? क्या बोलते हैं इसको? बकमई। ये कहाँ पर हुआ था आपका? बम्बई में पहला। दूसरा हुआ था आपका कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में हुआ था। और तीसरा कहाँ पर हुआ था? तीसरा मद्रास में हुआ था। और चौथा हुआ था आपका इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। पहले के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। क्या बोलोगे? एक हिंदू व्यक्ति थे इसके पहले अध्यक्ष। लेकिन दूसरे अधिवेशन में कौन थे इसके पारसी अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नौरोजी। तो कभी भी पूछा जाए, दादा भाई नौरोजी पारसी अध्यक्ष थे, पहले पारसी अध्यक्ष। कैसे व्यक्ति थे? पर्शियन थे, पर्शियन थे। जो टाटा फैमिली है वो भी क्या पर्शियन है हमारे देश में। अगर मैं आपसे पूछूं, दादा भाई नौरोजी जो हैं ये कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो 3 बार रहे थे। कब रहे थे? 3 बार रहे। 1886 में रहे, एक आपका 1893 में रहे, और एक आपका कब? तीसरी बार का आप बताएंगे मुझे। मद्रास में कौन थे? यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये बदरुद्दीन तैयब जी कौन व्यक्ति हुए? ये आपका पहले मुस्लिम व्यक्ति हुए, पहले मुस्लिम व्यक्ति हुए, पहले मुस्लिम व्यक्ति हुए। इलाहाबाद में जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल कौन है? ये ब्रिटिश व्यक्ति है, तो पहला अंग्रेज हुआ, पहला अंग्रेज हुआ। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ जरा, कितने अंग्रेज हैं जो अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? कितने अंग्रेज हैं जो आज़ादी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो 4 अंग्रेज है। कितने अंग्रेज हैं? 4 अंग्रेज है। दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? वेडरन वर्न है। कौन है? दूसरा वेडरन वर्न है। आज़ादी से पहले कितनी महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी? जरा बताओ मुझको। अब पूछेगा पहला अधिवेशन जो हुआ उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 मेंबर थे इसमें। कितने?
72 मेंबर थे। सीजीएल ने 2022 में भी पूछा, 23 में भी पूछा। कितने? दूसरे में कितने थे? 434 मेंबर थे। तीसरे में आपका 607 मेंबर थे और चौथे में आपका 1248 मेंबर थे। कितने? 1248 मेंबर थे। ये आपको याद रखना है। कितने मेंबर थे? 1248 मेंबर थे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? मोहित गुजर भाई मेरे, ऐसा नहीं करना। बोलो, आगे आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? बताएं जी। मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन में कह दिया, कलकत्ता अधिवेशन भैया ये लखनऊ अधिवेशन में कहा। लखनऊ अधिवेशन में कब? आपका 1916 में हुआ था। कौन, सॉरी लिखा हुआ 1916। इसके अध्यक्ष कौन थे ये बता दो आप मुझे तो। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार। यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना कौन सी हुई थी बताओ? महत्वपूर्ण घटना कौन सी और हुई थी? तो ये आपको पता होगा। सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था? कांग्रेस कांग्रेस में कांग्रेस किस में बट गई थी? गरम दल और नरम दल में। नरम दल वाले चिट्ठी लिखते रहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। गरम दल वाले कौन थे? क्रांतिकारी लोग थे। उनको ये लगता था कि क्रांति होनी चाहिए। ये ब्रिटिश सरकार सिर्फ पत्रों से, लव लेटर से बिल्कुल नहीं मानेगी। लव लेटर जैसे मोदी नहीं कहते थे। मोदी जी क्या कहते थे आपका पता है? आपको नहीं पता है? मोदी जी पहले कहते थे कि ये उनकी आपकी अदालत वाला वो वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है? ये उसमें मोदी जी ने क्या कहा था? ये पाकिस्तान से लव लेटर लिखना बंद करो, लव लेटर लिखना बंद कर दो ये तुम, है ना? और फिर उसमें दूसरी बात ये थी कि भाई तुम ये अमेरिका क्यों जाते हो, पाकिस्तान तुमको जाना चाहिए, कहा था ना। अब वो बड़ी वायरल हो रही हैं। जैसे कि आपका अमित शाह जी का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि जो सेनाएं थी हमारी, वो आपका अगर प्राचीन समय की बात करेंगे, सीज फायर और 3 दिन रुक जाता तो उस समय की बात चल रही है। अब देश में एक बात और चल रही है कि इंदिरा गांधी जी को लोग याद कर रहे हैं 1971 को, कि उन्होंने पाकिस्तान को बांट दिया था। तो बहुत सारे घटनाक्रम इन दिनों चल रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो आप याद रखना। उसमें एक क्वेश्चन ये भी चल रहा है कि इंदिरा गांधी जी ने अगर 93,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था तो उस समय पर क्या सही स्थिति नहीं पीओके को वापस लेने की? क्या आज सही स्थिति नहीं है? तो गवर्नमेंट पीओके को कब वापस ले गया? पूरे देश की भावनाएं इसके साथ में जुड़ी हुई है और पूरा देश चाहता है कि वो पीओके वापस आए। आप कौन कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं। एक बार हैंड रेज करके बताओ भैया, ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जो नहीं चाहता होगा। तो वो आ जाना चाहिए, कैसे भी करके आए, थोड़ा लेट आए, देर आए, सवेर आए, कैसे भी आए, लेकिन आ जाए। गोदी में आ जाना चाहिए। बिछड़ा हुआ बच्चा वापस गोदी में मिल जाए तभी सुकून मिलता है, नहीं तो उसके अलावा कोई सुकून है नहीं, है ना? उसके अलावा कोई सुकून नहीं है। तो यहाँ पे कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में बट गई थी, ये कांग्रेस का एकीकरण यहाँ पर हुआ था। कांग्रेस का एकीकरण और नरम दल और गरम दल के साथ में जब कांग्रेस का यहाँ पर यूनिफाइड हो गई, तो इसमें इसके साथ में मुस्लिम लीग भी आ गया था। क्या आ गया था? मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया था। मुस्लिम लीग भी किसके प्रयासों से हुआ था ये एकीकरण? तो क्या बोलोगे? एनी बेसेंट के प्रयासों से हुआ। किनके प्रयासों से? एनी बेसेंट के प्रयासों से एकीकरण हुआ था। और साथ में आपका तिलक साहब के प्रयासों से। किनके? तिलक के प्रयासों से। पंडित बाल गंगाधर तिलक थे ना आपका, उनके प्रयास से एकीकरण हुआ। बहुत पूछा जाता है। अच्छा, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, यहाँ के अध्यक्ष कौन थे बताओ? तो यहाँ के अध्यक्ष थे आपका रास बिहारी। कौन थे? रास बिहारी यहाँ के अध्यक्ष थे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे बहुत अच्छा सा। जैसे मैंने कहा पंडित बाल गंगाधर तिलक, क्या ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? कलकत्ता अधिवेशन है 1906 का, यहाँ पे भी दादा भाई नौरोजी थे। अभी हमने बताया ना 1886 में ये रहे, 93 में रहे और 1906 में रहे। बनारस अधिवेशन के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या तिलक साहब कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? आप कहेंगे नहीं भैया, कभी नहीं रहे। बोलना, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे पंडित बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है जो गलत है? कोटा चंबल के किनारे है, कोटा राजस्थान का, उड़ीसा का भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी के किनारे है और संबलपुर आपका उड़ीसा महानदी के किनारे है। तो भैया ये गलत है। भुवनेश्वर किसी भी नदी के, क्या बोलोगे? भुवनेश्वर किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, किसी नदी के किनारे नहीं है, ठीक है? अच्छा, श्रीनगर बताना किस रिवर के किनारे? बड़े पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बताओ श्रीनगर किस नदी के किनारे? भैया झेलम के, झेलम के, ठीक है? कटक शहर है उड़ीसा का, किस नदी के किनारे है? कटक है महानदी के किनारे, ना कि भुवनेश्वर। क्या बोलोगे? महानदी के। मुझे बताओ तमिलनाडु का जो मदुरै शहर है वो किस नदी के किनारे है? भैया वैगई रिवर के किनारे है। किसके? वैगई रिवर के किनारे है। जो आपका संभाजी नगर है महाराष्ट्र में,
संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी महाराज जी के नाम पर जो संभाजी नगर है वो कहाँ पर है आपके, वो है भैया आपका कूवम रिवर के किनारे, महाराष्ट्र में कूवम के किनारे। गोरखपुर बताओ, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी, गोरखपुर यूपी बताओ भैया राप्ती नदी के किनारे, कहाँ पर, राप्ती नदी के किनारे है। कलकत्ता बताओ किस रिवर के किनारे है, कोलकाता किस रिवर के किनारे है, कोलकाता किस रिवर के किनारे है, ये हुगली के किनारे है, हुगली के। सिक्किम का प्रसिद्ध शहर है गंगटोक, बताओ किस रिवर के किनारे है, गंगटोक किस नदी के किनारे है, तो ये रानीपुल नदी के किनारे है, किसके, रानीपुल रिवर के किनारे है। चेन्नई बताओ, चेन्नई तमिलनाडु प्रसिद्ध शहर है, ये तो किसके किनारे, अडियार के किनारे, किसके, अडियार के किनारे है। मुझे बताओ आंध्र प्रदेश का जो साथी विजयवाड़ा है वो किस रिवर के किनारे, विजयवाड़ा तो वो कृष्णा रिवर के किनारे है, किसके, कृष्णा नदी के किनारे है। मेरठ की बात करें, मेरठ किस नदी के किनारे है, मेरठ बताओ, मेरठ भैया आपका हिंडन रिवर के किनारे है, किसके, हिंडन रिवर के किनारे है आपका मेरठ। पटना बताओ, पटना, इलाहाबाद ये किसके किनारे है आपका, ये गंगा नदी के किनारे है, किसके, गंगा के किनारे है। दिल्ली बताओ किसके किनारे है, दिल्ली हो गया आपका, आगरा हो गया, ग्रेटर नोएडा जहाँ से आप क्लास देख रहे हो, ये सब किस नदी के किनारे है बताओ, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर, यूपी में। ये कहाँ पर है आपका, ये भैया यमुना नदी के किनारे, किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे आप कह देंगे, किसके, यमुना के किनारे। एक मुझे बताओ लुधियाना है पंजाब का, किस रिवर के किनारे है, लुधियाना, लुधियाना आपका सतलज नदी के किनारे है, किसके, सतलज नदी के किनारे है। हैदराबाद बताओ, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, हैदराबाद आपका मूसी रिवर के किनारे है, मूसी रिवर के किनारे, किसके, मूसी रिवर के किनारे है। आपसे पूछे मुझे बताओ नांदेड़ शहर है, नांदेड़ शहर आपका किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे है। और सबसे कमाल स्टूडेंट वो होगा जो मुझे ये बता देगा बंगलौर किस रिवर के किनारे, बैंगलोर, बैंगलोर का जो आंसर कर देगा उसको हीरो ऑफ द क्लास घोषित करेंगे, हीरो ऑफ द क्लास। पर यहाँ पे तो स्ट्रीमर साहब ही भाग गए हमारे। बोलो जी फटाफट से क्या बोलेंगे, बहुत शानदार, नहीं, गलत आंसर, गलत आंसर, गलत आंसर, एकदम से गलत आंसर, सोच के बताना। यहाँ पे आएंगे, जिन साथियों ने वृषभावती लिखा है वो एकदम से ठीक है, वृषभावती। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग वैली, भारत में वैली बहुत सारी हैं, बहुत चर्चित वैली हैं, तो मुझे बताओ नेलांग वैली हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और कौन सी वैली है साथी आपका, फ्लावर वैली कहाँ पर है बताना, फ्लावर जो साथी आपका फ्लावर वैली है वो कहाँ पर है, वो भी यहीं पर है आपका। आपसे पूछे धर्मा वैली कहाँ पर है, धर्मा वैली वो भी उत्तराखंड में है। आप मुझे बताओ अरकू वैली भारत में एक चर्चित वैली है, कहाँ पर है, अरकू आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। बराक, बराक वैली बताओ कहाँ पर है, बराक वैली आपका असम में है। दिबांग वैली भारत में कहाँ पर है, दिबांग, यहाँ से बहुत सारे नाम बनते हैं, दिमाग से क्वेश्चन बनता है, आंसर ऑलवेज अरुणाचल, क्या बोलेंगे, अरुणाचल। कंबम वैली बताओ, कंबम वैली कहाँ पर है, कंबम है आपका तमिलनाडु में, कहाँ पर, तमिलनाडु में। नुब्रा वैली भारत में कहाँ पर है, नुब्रा आपका लद्दाख की है, कहाँ की है, लद्दाख की है, लद्दाख की है। एक साथी स्फीति आती है, स्फीति वैली कहाँ पर है, वो हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की। एक नौरा वैली आता है, नौरा वैली कहाँ पर है, तो नौरा है आपका वेस्ट बंगाल की, कहाँ की, वेस्ट बंगाल। जूकू वैली कहाँ की है, जूकू वैली है आपका नागालैंड की, कहाँ की, नागालैंड की है जूकू वैली, जूकू वैली। अब मेरा क्वेश्चन सुनिए जरा ध्यान से, हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर कि भैया मुझे बताओ आपका साइलेंट वैली किसको कहा जाता है, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली किसको कहा जाता है, साइलेंट वैली कहा जाता है आपका केरल को, किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। एक साथी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक वैली और है, कौन बताएगा, हिमाचल प्रदेश में एक वैली और है बहुत चर्चित है, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, शायद आप मुझे याद दिला पाए। हिमाचल प्रदेश में एक तो नौरा वैली होगी वेस्ट बंगाल की, एक साइलेंट वैली होगी केरला की, एक फ्लावर वैली होगी, एक वैली और है पिन वैली, पिन वैली, पिन वैली, याद आया, एक साथी ने लिखा लेकिन हमें भी अभी याद आया, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली है, पिन वैली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल पार्क भी है ना यहाँ पर, पिन वैली, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित जिलों में से केवटी जलप्रपात किसमें है? केवटी वाटरफॉल, ये साथी आपका रीवा में है, रोहतास, रांची या फिर जबलपुर में है, तो कहाँ पर है, रीवा में है, एमपी में, कहाँ पर, रीवा एमपी में ये स्थित है। मुझे आप बताओ भारत का साथी जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है,
सबसे ऊंचा जलप्रपात वो कौन सा है? तो वो है कुंचिकल। क्या बोलोगे भैया? कुंचिकल है। किस रिवर पर है कुंचिकल? तो वो वाराही रिवर पर है। किस पर है? वाराही नदी पर है। आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कहाँ पर? कर्नाटका में। कितनी हाइट है? 455 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, 455 मीटर। अच्छा, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है? सेकंड हाईएस्ट है आपका बरेही पानी। मुझे बताओ बरेही पानी कहाँ पर है आपका? बरेही पानी ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। तो कितनी इसकी हाइट है? तो इसकी हाइट है 399 मीटर। और थर्ड कौन सा है आपका? तो थर्ड पे दो चीज़ों के बीच में विवाद आता है। एक तो लेग सियांग के ऊपर, लेग सियांग, और आपका चौथा इसमें आएगा, आपका चौथा आता है नोहो कलिकाई। क्या आता है? नोहो कलिकाई आएगा। नोहो कलिकाई। इसकी जो हाइट है, ये मेघालय में है दोनों, इसकी 337 मीटर और इसकी हाइट है आपका 335 मीटर। कहाँ पर है? दोनों के दोनों ही मेघालय में है। अब देखो एग्जाम में यदि आपको विकल्प मिले लेग सियांग का तो तीसरा उसी को मानना, नहीं तो तीसरा इसको भी माना जाता है। एक बार क्लास क्या बोलेंगे, एक बार थम्स अप करें जी भैया, हम समझ गए। लेग सियांग होगा तभी उसको थर्ड मानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लेखों के अनुसार लेग सियांग को भी बहुत सारे भूगोलवेत्ता मानते हैं। लेकिन अगर उसका नाम नहीं है तो किसको चुनेंगे? नोहो कलिकाई को। थम्स अप करें जी भैया, समझ गए। नोहो कलिकाई को फिर हम करेंगे। आपका कुछ आपसे वाटरफॉल पूछ लें। भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है बताओ? भारत का नियाग्रा। तो नियाग्रा से तुलना करें तो नियाग्रा कहाँ है? नियाग्रा यूएसए में है। कहाँ पर है? नियाग्रा यूएसए में। भारत का नियाग्रा किस वाटरफॉल को कहा जाता है? तो वो है चित्रकूट। तो कहाँ पर पड़ता है ये चित्रकूट वाटरफॉल? चित्रकूट जो झरना है साथी आपका, ये है हमारा कहाँ पर? ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और किस रिवर पर है? इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती, इंद्रावती नदी पर ये आपका स्थित है, भारत का नियाग्रा। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बरकाना कहाँ पर है बताओ? बरकाना वाटरफॉल कहाँ पर है? तो बरकाना वाटरफॉल है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। एक आप मुझे बताओ धुआंधार कहाँ पर है? किस स्टेट में है धुआंधार? तो धुआंधार जलप्रपात है आपका कहाँ पर? एमपी में। एमपी में। किस नदी पर बनता है? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर। ठीक है। एक हुंडरू बहुत चर्चित है। हुंडरू, हुंडरू बताओ साथी आपका, हुंडरू कहाँ पर है आपका? तो हुंडरू झारखंड में। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा पर है। किस पर है? स्वर्ण रेखा पर है आपका हुंडरू। अगर हम आपसे पूछे चचाई कहाँ पर है? चचाई, तो आप कहोगे चचाई भैया आपका एमपी में है, बीहड़ पर है। कहाँ पर है? बीहड़ रिवर पर है चचाई। और एक आपसे पूछ ले दूध सागर कहाँ पर है बताओ? दूध सागर वाटरफॉल जिसमें एकदम सफेद सा पानी निकलता है, गोवा में। कहाँ पर है ये? गोवा में है आपका, मांडवी रिवर पर। मांडवी, मांडवी नदी पर है। गोवा में है ना मांडवी नदी। अच्छा, मांडवी के नाम से और क्या होता है गोवा में? गोवा में और क्या होता है मांडवी के नाम से? हमने आपको याद कराया था, कुछ बताओ, रिलेट करके बताओ थोड़ा। गोवा में मांडवी के नाम से और क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चंदूबी जो झील है वो साथी आपका असम में है, हमीरसर गुजरात में है, ब्लू वर्ल्ड हरियाणा में है, और साथ ही उपवन झील आपका तमिलनाडु में। और पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि उपवन झील है महाराष्ट्र में। याद रख लेना इसको। उपवन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। लोकटक झील बताओ कहाँ पर है? लोकटक झील, तो लोकटक है दोस्त आपका मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। इसी को बोलते हैं क्या? लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। क्या? लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर किसको कहा जाता है? इसी में एक आपका तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका क्या नाम है? लोकटक झील में तैरता हुआ, तैरता हुआ क्या मतलब? जगह जगह पानी है उसमें, तैरता हुआ नेशनल पार्क। मैंने क्लासेस में आपको इमेज भी दिखाई थी उसकी, अगर याद है, किस किस ने देखी थी? इसमें है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, NP4 नेशनल पार्क। और इसमें जो तैरते हुए द्वीप है उनको क्या बोलते हैं? इसमें जो तैरते हुए आइलैंड्स हैं, तैरते हुए जो आपका द्वीप हैं, उनको क्या कहा जाता है? जो फ्लोइंग आइलैंड्स है इसमें, उनको बोला जाता है फूमडीस। क्या कहा जाता है? फूमडीस उनको कहा जाता है। मुझे बताओ सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सांभर, सारे लोगों का आंसर आए। तो सांभर कहाँ पर है? सांभर आपका भैया राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है कि सांभर। चिल्का झील कहाँ पर है? हमने अभी आपको बताया था, चिल्का झील आपका उड़ीसा में। बताओ ये रामसर साइट में कब शामिल हुई थी? अभी पता चल जाएगा आपके रिवीजन का कि उड़ीसा जो आपका साथी चिल्का झील है वो रामसर साइट कब बनी थी, किस ईयर में बनी थी। परफेक्ट सा आंसर आए पूरी कक्षा का, जिसने कभी ना दिया हो वो भी लिखे।
ठीक है, और यही हम तुमको दे देते हैं आशीर्वाद तुम्हारी सफलता का। ठीक है, बताओ जी। चिल्का बोलेंगे जी, उड़ीसा, उड़ीसा में हो जाएगा आपका। और कोलेरू बताओ, कोलेरू झील कहाँ पर है? कोलेरू, कोलेरू झील है आपका आंध्र प्रदेश में। क्या बोलोगे? आंध्र प्रदेश में। और मुझे बताओ वेम्बांद झील कहाँ पर है? वेम्बांद झील कहाँ पर है, जो कि भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? वेम्बांद झील कितनी लंबाई है इसकी, कोई बताएगा क्या? कोई बताए भैया, ढूंढ के दिखाना कौन ठीक आंसर दे। केरला में, केरला में। उमियम झील कहाँ पर है? उमियम बताओ, उमियम झील कहाँ पर है भारत में? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है, मेघालय में। खेचियो पालरी कल मैंने आपको बताई थी, इसका आंसर करो। खेचियो पालरी जो अभी साथी आपका यूनेस्को में उसमें सॉरी रामसर साइट बनी आपकी 4 में, तो ये कहाँ की है? ये आपका सिक्किम की है। कहाँ की है ये भैया? सिक्किम की है, सिक्किम की है, याद रखना है इसको। पुलिकट किन 2 राज्यों की स्थिति पर है? पुलिकट आपका एक तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और याद रख लेना इसी झील पर है आपका श्री हरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? श्री हरिकोटा द्वीप वो यहीं पर स्थित है आपका। कहाँ पर? यहीं पर स्थित है आपका। नक्की झील बताओ कहाँ पर है? नक्की झील जब आप घूमने जाएंगे उधर माउंट आबू की तरफ, तो उधर क्या पड़ेगा आपका? नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है? नक्की झील है आपका राजस्थान में, राजस्थान में हो जाएगी। ठीक है, एक आप मुझे बताओ अंशुपा झील कहाँ पर है? अंशुपा, अंशुपा साथी आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है अंशुपा। एक हमें बताओ हैफलॉन्ग झील कहाँ पर है? हैफलॉन्ग झील, तो हैफलॉन्ग झील है आपकी असम में। अंचार झील बताना, अंचार झील कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। अष्टमुड़ी झील बताओ भैया कहाँ पर है? अष्टमुड़ी झील ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। बताया भैया किसी ने वेम्बांद झील की लंबाई? तुम बताओ कितनी होती है वेम्बांद झील की लंबाई? हाँ, नहीं बता दूँ मैं? इससे पूछो फिर, स्वीटी से फोन करके पूछ लो उससे, उसे भी नहीं पता होगा, वो भी तैयारी नहीं करती, तुम भी नहीं करते हैं? मन भी नहीं है तो 12th होगी तुम्हारी, फिर क्यों नहीं करते हो तैयारी? हम्म? क्या करने का प्लान है? दोनों बातचीत तो नहीं कर रखी कहीं मजबूत जगह है? सही बात। एज कितनी हुई है? ये तो अंडर एज है यार। बताओ जी फटाफट से, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? प्राथमिक घाटे के बराबर कौन सा है? सारे लोग आंसर करेंगे ना, इसे पता ना स्वीटी को पता। बताओ जी, सारे लोग आंसर करेंगे। 96.5 किलोमीटर वाले सारे साथी जिन लोगों ने आंसर किया था एकदम से ठीक है। लगभग 97 किलोमीटर है, जो कि विमान झील की लंबाई है और भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील है। बोले जी कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा। हाँ, राजकोषीय घाटा यदि हमको निकालना है तो जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है उसमें साथ ही आपका इंटरेस्ट पेमेंट को जोड़ देना होता है। ठीक है, तो यानी कि हमको अगर फिस्कल डेफिसिट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा निकालना है, तो प्राइमरी डेफिसिट में आपका इंटरेस्ट पेमेंट को जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट पेमेंट को। ठीक है, तो निकल जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा आपका? तो राजकोषीय घाटे में से, फिस्कल डेफिसिट में से आपका इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दो, एकदम से ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही। कार्गो सेवा सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। कार्गो का मतलब होता है सामानों को ले जाना। ठीक है, बड़े स्तर पे ले जाना, कार्गो सर्विसेज की तरफ। तो वो क्या होगा आपका? संचार हो गया। तो संचार किस में आएगा आपका? तृतीयक में, टर्शियरी में आएगा। तो टर्शियरी में आएगा आपका जितना भी संचार है, या वो क्या हो गया आपका? परिवहन हो गया, सॉरी संचार बोलता हूँ, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन किस में आएगा? वो थर्ड में आएगा आपका। परिवहन हो गया आपका, जितनी भी आपका सेवा हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है, सेवा व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, क्या हो गए? बैंकिंग हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, आईटी सेक्टर हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, ये सभी थर्ड में आ जाता है। प्राथमिक में क्या आता है भैया? प्राथमिक में होता है जो आपका क्या होता है, जो पर्यावरण पर निर्भर करती हैं चीज़ें, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक में आपका कृषि, और कृषि से संबंधित क्या क्या होगा बोलो जरा? एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, इसमें क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट्री हो जाएगा, फॉरेस्ट्री। एनिमल हस्बेंड्री हो गया आपका, वानिकी हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या जाएगा? फर्स्ट में तो ये हो गया, थर्ड में ये हो गया आपका। थर्ड को बोलते हैं हम क्या? सर्विस सेक्टर, यानी कि वो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। अच्छा, मुझे फटाफट से बताएंगे जो सेकंड है, सेकंड में क्या आता है आपका? मैन्युफैक्चरिंग आती है, विनिर्माण आता है, विनिर्माण। अब आप समझ गए होगे,
तो क्या होता है, फर्स्ट में तो कच्चा माल मिलेगा, तो फर्स्ट में तो आपको कच्चा माल मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा इसमें। तो कच्चा माल यहाँ से उसको फिर यहाँ पे आपका क्या प्रोसीड कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद में उसका परिवहन वगैरह ये सब होता है। अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन है कि मुझे बताइए भारत में जो सबसे ज़्यादा जीडीपी है वो कौन सा सेक्टर देता है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? जीडीपी किसकी सबसे ज़्यादा है, भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान, तो सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है वो साथी टर्शरी की है, सबसे ज़्यादा जीडीपी, क्योंकि इसी में आपका एजुकेशन भी आता है, बीमा भी इसी में आता है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस हो गया, बीमा हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए आपका, ये सब किस में जाएंगे, ये इसी में होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लोग किस में कार्यरत हैं, भारत की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किस में लगी हुई है, सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस में कार्यरत है, वो आपका प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत है। धन या जीडीपी, जीडीपी का पूरा नाम क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हमको, वो तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा है, तृतीय क्षेत्र। बीपीएलआर का पूरा नाम क्या है, बीपीएलआर बताइए। बीपीएलआर इकोनॉमिक्स में बहुत पूछा जाता है, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट होता है क्या, एकदम से सही है। इकोनॉमिक्स की कुछ फुल फॉर्म पूछे आपसे चर्चित, पूछो, एनईएफटी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, फटाफट से बोलो। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है, क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आपका होता है, फंड ट्रांसफर होता है। एक आपका मुझे बताओ एनपीसीआई क्या होता है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्या होता है, नेशनल पेमेंट, ये फुल फॉर्म लिखनी है भैया सबको अपनी कॉपी में, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, इंडिया। आरटीजीएस का फुल फॉर्म लिखिए अपनी कॉपी में, आरटीजीएस, आरटीजीएस क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, कम से कम कितना पैसा जाता है इसमें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, 2 लाख से कम का तो पैसा इसमें जा ही नहीं सकता भैया, हमारे खाते में एक आरटीजीएस कर दो ना, क्या बोलेंगे फटाफट से, आरटीजीएस, इसमें 2 लाख क्या होगा, मिनिमम कितना रुपया जाएगा इसमें, मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम कितना भी भेज सकते हो। एनईएफटी में मिनिमम 1 रुपया जा सकता है, मैक्सिमम कितना भी भेज दो, फिर आपके जो आप फोन में यूज करते हो, ठीक है, जिसको आपका यूपीआई हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके जरिए क्या है आपका, तो एक दिन में आपका एक बार में कितनी लिमिट होती है उसमें, 1 लाख, एक बार में नहीं, एक बार में तो कितना मिनिमम भेज सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख की होती है, ठीक है, मिनिमम 1 लाख की होती है। आरटीजीएस हो गया आपका। एक मुझे बताओ आप यहाँ पर एफडीआई क्या होगा, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है आपका। मुझे बताओ जीवीए क्या होता है, इसमें जो टोटल ग्रॉस वैल्यू होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब मुझे बताओ एनवीए क्या होता है, एनवीए होता है नेट वैल्यू एडेड, क्या होता है, नेट वैल्यू एडेड होता है, एडेड होता है। जो साथी आपका एमआरपी होता है उसका पूरा फुल फॉर्म बताइए, एमआरपी का बताइए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। अब मुझे बताओ ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस, क्या बोलोगे, एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस होता है, एनहेंस्ड ड्यू डिलीजेंस होता है, डिलीजेंस होता है। आगे आएंगे, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, और मुद्रा में कितनी तरह के लोन लिए जाते हैं बताओ, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है, मुद्रा स्कीम चलाई थी हमने, आपको ईयर बताया था, ईयर बताओ क्या था, 2015 में ये शुरू हुई थी, 2015 में 8 अप्रैल 2015 को ये शुरू हुई थी मुद्रा योजना। तो माइक्रो मीडियम यूनिट्स है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रियली सॉरी बोलो जी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होगी, एसोसिएशन नहीं होता भैया, मुद्रा होगा, क्या होगा, मुद्रा होगा। और इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के लोन होते हैं, 3 प्रकार के लोन इसमें होते हैं। और 3 प्रकार के लोन कौन कौन से होते हैं, एक तो भैया शिशु लोन होता है, शिशु लोन कितना होता है बताओ, जो शिशु लोन है वो होता है इसमें 50,000 तक का। फिर इसके बाद में तरुण लोन होता है, तरुण लोन कितने तक का हो जाता है इसमें, तरुणी, उसके बाद में किशोर आता है, फिर फिर तरुण प्लस, फिर आता है किशोर। जो किशोर लोन है, किशोर लोन होता है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का, कितने का, 5 लाख तक का। और फिर तरुण में कितने तक का होता है, 5 लाख से लेकर के आपका 10 लाख तक होता है, 10 लाख तक। और तरुण प्लस में क्या होगा, जो तरुण प्लस है इसमें, ये मुख्यतः अलग है थोड़ा सा, है ना, ये 24 अक्टूबर 2024 से इसमें आपका नई आई थी, कब से आई थी, 2024 से, 24 अक्टूबर से जोड़ी गई 2024 से। तो मूलतः कितनी थी, 3 थी आपका, 3 थी।
और इसमें तरुण प्लस में क्या होता है, इसमें अब कर दिया गया है 20 लाख तक का, कितना का, 20 लाख तक का इसमें कर दिया गया, 20 लाख तक का। अब मुझे बताओ पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई थी, उसकी डेट बतानी है, पीएम जनधन योजना कब शुरू हुई थी। ठीक है, आप सबको पता होगा, सबके खाते खोले गए, पीएम जनधन योजना, रिसर्च करना इसके ऊपर, सबके खाते क्यों खोले गए थे। पीएम जनधन योजना ये आपका 28 अगस्त 2014 को, और ये क्या, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना बताया गया। वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन की कितने लोगों के, वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, ठीक है, सबसे बड़ी इसको योजना बताया गया, यानी कि बिगेस्ट स्कीम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिगेस्ट स्कीम ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें क्या टैगलाइन थी, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये इसमें क्या बोलेंगे बात की गई थी। कब आई थी ये आपका, एक तो ये शीर्षक हो गया, एक और क्या पूछा है, और तो कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये पूछा जा सकता है इसमें, पीएम जनधन योजना 28 अगस्त को आई, लेकिन उसकी घोषणा कब हुई थी, पीएम जनधन योजना के लिए अनाउंस कब किया गया था, घोषणा कब हुई थी, तो घोषणा 15 अगस्त को हुई थी, आज़ादी वाले दिन। तो पिंडों के बीच में जो बल होता है, बल होता है वो हमेशा क्या होता है, समान होगा। कोई भी दो चीज़ अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है तो उनके बीच में जो बल है वो समान और विपरीत दिशा में होगा, बिल्कुल ठीक है, समान और विपरीत दिशा में होता है। बल के लिए क्या होता है, F इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का मात्रक क्या होता है बताना, बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन होता है, न्यूटन। और न्यूटन को अगर हम आपका करना चाहे उसको मास, तो मास को किस में बोल देंगे, मास को बोल देंगे केजी में। और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि इसको ऊपर ले जाएं तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। किलोग्राम को किस में दिखा देंगे, एम में, और आपका मीटर को किस में दिखा देंगे, एल में, और आपका टाइम को टी में, MLT की पावर -2। तो विमा बनानी आपको आनी चाहिए, विमा बनानी, विमाओं से भी क्वेश्चन आता है, थम्स अप करके बताओ जी भैया हम बना लेंगे, डायमेंशंस हम हमेशा बना लेंगे, फॉर्मूला पता है आपका, उसको याद रखो, MLT के फॉर्मेट में बनाने को कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, रेलवे पूछेगा आपसे, याद रख लेना। आती है ना सबको ये टॉपिक रखना, आज हम आपको यही टॉपिक दे देते हैं। इनमें से कौन सा तत्व है जो एक उपधातु, आज थोड़ी प्रैक्टिस करना, विमा वाला जो अपना ढूंढ के उसको मात्रक जो है उन सबको पढ़ना एक बार, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कभी भी। साइंस में आपका अगर टफ क्वेश्चन बनेगा तो वो टफ क्वेश्चन बनेगा, आपका फॉर्मेट बनेगा बायोलॉजी से, नहीं तो कभी भी केमिस्ट्री से या फिजिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा आपका डायरेक्ट लगने वाला क्वेश्चन होता है। ये बात अलग है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रखा हो, तो बात अलग है। कौन सा तत्व एक उपधातु है, उपधातु कितने होते हैं भैया, उपधातु इसमें क्या आपका टिन है, SN है, गैलेनियम है, आपका कार्बन है, या फिर लेड है, लेड है, तो उपधातु हम कहेंगे इसमें गैलेनियम है। कौन है, गैलेनियम एक उपधातु है, और इसकी कुल संख्या जनरली कही जाती है, कुल संख्या उपधातुओं की 7 है, किसकी, मेटालॉइड्स की। कौन कौन से होते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, जर्मेनियम किस में आता है, उपधातु में आता है, जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम हो गया आपका, क्या बोलेंगे, GE। और आपका बोरॉन हो गया, बोरॉन, बोरॉन पूछ लेता है इनमें से कौन सा है, बार बार पूछेगा। सिलिकॉन एक उपधातु होता है, सिलिकॉन, एक आध आप भी बताओ भैया, सिलिकॉन होता है आपका SI होता है, एक आपका आर्सेनिक होता है, क्या होता है, आर्सेनिक होता है, AS, क्या होता है, AS होता है, एक आपका एंटीमनी होता है, कौन सा होता है, एंटीमनी होता है, SB होता है, कौन सा, SB होता है, एक आपका टैलोरियम होता है, क्या होता है, टैलोरियम होता है, और टैलोरियम होता है आपका TE, और एक पोलोनियम होता है, कौन सा, पोलोनियम होता है, जिसको PO कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, PO कहते हैं, PO कहते हैं, ठीक है। और आप जानती होगे उपधातु तो क्या है, जिसमें धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टीज मिले, ठीक है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी का जिसमें मिक्सअप हो उसी को मेटलॉइड बोलते हैं हम। होमोसेपियंस शब्द किसने गढ़ा था, होमोसेपियंस ये डार्विन ने नाम दिया, मिलर ने, सी लीनियस ने, या फिर जे मेंडल ने नाम दिया, तो क्या बोलेंगे भैया, कार्डस लीनियस ने ये नाम दिया था, ठीक है। लीनियस कहाँ का था, स्वीडन का था, ये स्वीडन का। डार्विन का तो हम बता चुके, विकास का सिद्धांत दिया था इसने, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी, ऑरिजिन ऑफ स्पीस लिखी थी। अच्छा, होमोसेपियंस किसकी जाती है, मानव की जाती है, तो सब जानते होंगे इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है होमोसेपियंस का वाइज होमिनिड, क्या होता है, वाइज होमोनिड। और वाइज होमोनिड का क्या मतलब है, वाइज होमोनिड का मतलब है बुद्धिमान आदमी। तो हम सब किसकी प्रजाति हैं, बुद्धिमान आदमी की प्रजाति हैं। लेकिन क्या सभी आदमी बुद्धिमान हैं, तो आपके एक्ट्स ऐसे होने चाहिए, आपका डेली लाइफ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको खुद को ये फील हो कि हाँ आप इंटेलिजेंट हैं। ऐसा नहीं है आपके मूर्खता भरे काम चल रहे हैं,
आप लो फील कर रहे हो, यार दुनिया ये कहती है, यार लोग मेरे ऊपर कमियां निकालते हैं, यार लोग मुझके ऊपर ताने कसते हैं, लोग यार मेरे ऊपर किसी भी बात के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, मेरे कोई भी अचीवमेंट है उस पर लोग कुछ भी कह देते हैं, यार यार यार। तो उस तरह से तुम फंसे हुए, इसका मतलब फिर तुम बुद्धिमान नहीं हो, फिर तुम मूर्ख की कैटेगरी में आ जाओगे। तो आपको उन सब चीज़ों को त्याग करके उन वाइब्स को अपने अंदर पैदा करना होगा कि मेरे आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी चीज़ें ये हैं, और मेरे केंद्रण के लिए, यानी कि मेरा जो ध्यान है वो इन चीज़ों पर होना चाहिए। आप एक बुक पढ़ना कभी आपको टाइम मिले, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स, यानी कि जो लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं वो किन चीज़ों का पालन करते हैं और क्यों वो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं, ठीक है। तो उन पर ये छोटी मोटी चीज़ें फ़र्क नहीं करती हैं, आम इंसान पर ये चीज़ें फ़र्क डालती हैं। हाँ बेशक उनके ऊपर भी फ़र्क डालती हों, लेकिन ना के बराबर फ़र्क डालती हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए साथ ही दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, आपको फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि आप अपने बारे में कैसी इमेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और सबसे अच्छा कंक्लूजन आप निकाल पाएंगे अपने बारे में, और जब आप फील करें कि हाँ आप सही कर रहे हैं, तो फिर यू गो टू अहेड, फिर तुमको आगे जाना होगा, ठीक है। और हर हाल में आगे बढ़ते जाइए और आप जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्या बोलेंगे जी यहाँ पर? तो ये जैसे होमोसेपियंस, ये किसका नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी है, ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम भी है। बिल्ली का बताओ तुम मुझे क्या होता है? कैट का क्या बताओ क्या होता है? कैट का होता है आपका फैलिस कैटस होता है। क्या बोलेंगे? फैलिस से याद रखना, एक एक नाम बता दूं इसमें। फैलिस कैटस होता है, फैलिस कैटस। मेंढक का बताओ, मेंढक का, फ्रॉग का क्या होता है? फ्रॉग का होता है आपका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है राना टिग्रीना। क्या बोलोगे? राना टिग्रीना। कुत्ते का बताओ, डॉग का क्या होता है? डॉग का, कुत्ता, कैनिस फैमिलियर्स। क्या होता है? कैनिस फैमिलियर्स होता है, कैनिस फैमिलियर्स होता है, कैनिस फैमिलियर्स होता है। गाय का क्या होता है? गाय का क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है? गाय का होता है बॉस इंडिकस। क्या बोलेंगे? बॉस इंडिकस होता है आपका गाय का। भेड़ का बताओ, ओवीज होता है। क्या होता है? ओवीज अराइज। बोलो, ओवीज अराइज किसका होता है? ये आपका, ये भेड़ का होता है, भेड़ का। मक्खी का बताओ, मक्खी का क्या होता है? जो मक्खी होती है, बी, आपका मस्का डोमेस्टिका होती है। मस्का डोमेस्टिका, एकदम से डोमेस्टिक होती है, जहाँ नहीं भी बुलाओगे वहाँ भी आ जाएगी मक्खी, इतनी डोमेस्टिक होती है। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका होता है। बताओ जी, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? उनके क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? क्या जीनस है, ऑर्डर है, स्पीसीज है, या फिर फैमिली है? तो आप बोलेंगे जाति, स्पीसीज में बांटा जा सकता है मनुष्य को आसानी से। अच्छा, क्लासिफिकेशन का फादर किसको कहते हैं? वर्गीकरण का जो साथी, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है वो किसको बोलते हैं? अभी नाम आया ना वर्गीकरण का जनक, कौन है आपका? कैरोनस लीनियस है, स्वीडन का कैरोनस लीनियस आपका वर्गीकरण का जनक है। अच्छा, इसकी जो बुक थी, उसने कौन सी बुक लिखी थी आपका? इसकी बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरी। कौन सा? सिस्टमा सिस्टमा नेचुरी बुक इसी की थी। और इसने उसमें क्या बोला था? क्या बोलेंगे? इसमें उसने क्या बोला था कि भैया जो सर्वोच्च इकाई होती है जंतु वर्गीकरण की, जो सुप्रीम यूनिट होती है वो कौन सी होती है? जैसे बेसिक इकाई तो जाती है, और जो सुप्रीम यूनिट होती है वो है जगत, अर्थात किंगडम। कौन सी होती है? किंगडम। और कितनी लेयर इसने बनाई थी, कितनी कैटेगरी बनाई थी? तो याद बताना, इसने बनाई थी कुल श्रेणी 7। याद रखना, क्या लीनियस ने कितनी बनाई? आपका कुल श्रेणी उसने 7 बनाई। और 7 श्रेणी कैसे शुरू होती थी? आपका जाति से शुरू होके, जाति बोले तो स्पीसीज, और जाति से आपका वंश अर्थात जीनस, जीनस, और उसके बाद में कुल अर्थात उसकी फैमिली, और फिर उसके बाद में उसका गण अर्थात ऑर्डर, और गण के बाद में उसका वर्ग अर्थात क्लास, और वर्ग के बाद में उसका आपका संघ होता था यानी कि फाइलम, और उसके बाद में जगत अर्थात किंगडम, जो सर्वोच्च इकाई है, जो सर्वोच्च इकाई है। तो इस तरह से कितनी 7 इकाइयां उसने बनाई थी। अच्छा, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था मुझे बताओ? जो साथी आपका 5 जगत वर्गीकरण किया, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन किया वो किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण किया था आपका RH व्हिटकर ने। किसने? व्हिटकर ने किया था, व्हिटकर ने। और व्हिटकर ने किस में बांटा था आपका? जैसे 1 2 3 4 और 5, कौन से 5 में? मोनेरा में बांटा। एक तो पूछ लेता है इसके वर्गीकरण में कौन सा नहीं है, मोनेरा में, और एक दिन हम आपको बताएंगे कौन से में कौन सा आता है। मोनेरा प्रोटिस्टा उस दिन मैं आपसे पूछूंगा। एक फंगाई का हो गया आपका, फंगाई, ठीक है। एक आपका प्लांट में हो गया, और एक एनिमल्स में हो गया, एनिमेलिया। क्या बोलोगे? एनिमेलिया हो गया, एनिमेलिया हो गया। ये 5 थे आपके, 5 उसने बताए। आपका किसने? वेटकर ने बताए थे। किसने बताए हैं जी? वेटकर ने बताए थे। आगे आएंगे।
किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य कर दिया है? तो ये मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। भैया उत्तराखंड में कर दिया गया है, उत्तराखंड में कर दिया गया है। आगे आएंगे। उच्चतम न्यायालय ने न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। अभी न्याय की देवी, पहले उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, आप सबको पता होगा। तो क्या बोलेंगे? आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी लेकिन कान तो खुले हुए थे भैया। क्या बोलोगे? न्याय की देवी के सिर्फ आंखें में पट्टी वट्टी ये सब बांधने से कुछ नहीं होगा, स्ट्रक्चर को ठीक मामले से बदलना होगा, निचले स्तर पे। वहाँ कोर्ट में बैठ के तो ठीक है प्रोसीजर, अमीर आदमी के लिए सारी प्रक्रियाएं वहाँ पर। अभी गाँव में एक व्यक्ति बैठा हुआ है अशिक्षित, जिसको पता ही नहीं है कि देश में आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उस आदमी के साथ जब अत्याचार होता है तो उसके लिए वो पट्टी खुलनी पड़ेगी और उसके लिए आपका दृढ़ निर्देश देने होने चाहिए। जो शोषण हो रहा है गांवों में लोगों को ब्याज दरों का, कोई बात नहीं करती गवर्नमेंट उस पर। गाँव में जो कुछ साहूकार लोग होते हैं वो गांव में लोगों का फायदा उठा करके उनको कुछ पैसे देते हैं और उसके बदले में उन पर ब्याज लगा लगा करके, ठीक है, जो उस पर लगाते हैं ना वो इंटरेस्ट आपका सब कुछ लगा। सिंपल इंटरेस्ट नाम की चीज़ नहीं रहती गांव में, कंपाउंड इंटरेस्ट ही रहता है। उनकी ज़मीनों को जो हड़पा दे रहा है वो भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उसके लिए भी कान खोलने चाहिए गवर्नमेंट को। कितने लोग उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और लोगों के परिवारों में महिलाओं का शोषण किया जा रहा है उस ब्याज के पैसे के दम पर। उन लोगों को सामाजिक रूप से दबाया जा रहा है और उन लोगों को मतलब सब कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर। और ये ऐसी प्रथा है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मतलब अब साहूकारी प्रथा चरम पे, हर गाँव में 2 4 5 आदमी तुमको मिल जाएंगे ऐसे, हर गाँव में। उच्चतम न्यायालय ने नई न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए? अब बदलाव किए गए, आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी गई, तलवार की जगह संविधान को स्थापित किया, तो अब सबको न्याय मिल जाएगा भैया। हाथों में सेंगोल को रखा गया है, सेंगोल को नहीं भैया, सेंगोल नहीं, क्या बोलेंगे? ये दोनों ठीक हो जाएंगे। अच्छा, नई प्रतिमा में वस्त्र कौन सा पहना रखा है? साड़ी पहन रखी है, साड़ी। और ये जो डिजाइन बनाया है किसने बनाया है भैया? इसके जो डिजाइनर हैं, या बोले जो वास्तुकार कहेंगे, आर्किटेक्ट कहेंगे ज़्यादा अच्छा, डिजाइनर तो वस्तुओं का होता है, आर्किटेक्ट होते हैं। क्या बोलेंगे? जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं वो हैं इसके आपका कौन? आर्किटेक्ट हैं इसके विनोद गोस्वामी। क्या बोलोगे? विनोद गोस्वामी। और कौन थे तब आपका चीफ जस्टिस? चीफ जस्टिस कौन थे उस समय पर? किसके निर्देशन में ये काम हुआ था? तो ये हुआ था DY चंद्रचूड़। किसके दिशा निर्देशों से? DY चंद्रचूड़ के दिशा निर्देश, याद रखने ना, इनके दिशा निर्देशों से काम हुआ, दिशा निर्देशों से काम हुआ है। और आज ही भारत के साथ ही आप सबको पता होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ लेने जा रहे हैं। हो चुकी या नहीं हुई अभी मैं उस बारे में अपडेट नहीं हूँ, लेकिन आज ही आपका 52वें CJI देश को मिल जाएंगे जिनका नाम है BR गवई। क्या नाम है? BR गवई, जिनका नाम है BR गवई। और ये पहले बौद्ध होंगे, क्या पहले बौद्ध होंगे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। कौन से नंबर के? हो चुका है भैया, हो गया, ओके, शाबाश, वेरी गुड, अच्छी बात है, हो गया। हाँ, ये नया चित्र है, ओके। फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है बोलेंगे जी? तो ये सरिता यादव है, बाला देवी, सुमन कुमारी या निखत जरीन। तो भैया ये बन गई हैं आपका कौन? ये बन गई हैं बाला देवी। और बाला देवी को ही कहते हैं आपका गोल मशीन। कहाँ पर? बताओ किस स्टेट की हैं ये, कौन बताएगा? इन्हीं को गोल मशीन कहते हैं और ये है मणिपुर की। कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं गोल मशीन, याद रख लेना। अच्छा, कितने इनके गोल हो गए? 50 गोल हो गए। अच्छा, सुनील छेत्री जिन्होंने संन्यास ले लिया उनके कितने गोल थे बताना? सुनील छेत्री के कितने गोल थे? तो सुनील छेत्री के थे 95 और सर्वाधिक मैच भी इन्हीं के थे। मैच कितने थे इनका? आपका 153 मैच था, 153 मैच था। ये मैच है, वो गोल है। ये क्या है? ये मैच है, ये आपका गोल है, ये गोल है। और ये है आपके लिए होमवर्क। और मैं आपसे कहता हूँ साथी, होमवर्क आपके लिए मैंडेटरी है। जितने भी साथी होमवर्क में आंसर लिखें, आप सब लोगों का 5 सेकंड का समय बहुत कीमती होता है, ठीक है। उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि हाँ, हम उन छात्रों के लिए ये काम कर रहे हैं, ये फ्री एजुकेशन, ये लगातार मेहनत। हाँ, मैं ये मेरे दिल को तसल्ली मिलती है, ये मेरे दिल को मतलब ऐसे समझिए तुम, एक ठंडक मिलती है कि हाँ, मैं उस वर्ग को पढ़ा रहा हूँ जो अनुशासित है और जिसको जो टास्क दी जाती है वो उस काम को करता है और बहुत शिद्दत से पढ़ता है। तो होमवर्क का आंसर हमेशा दिया करो। आप लोगों का कोई भी सजेशन है हमेशा भेजा करो। बस इतना याद रख लेना, दर 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 बोलते हैं ना उसको, लेयर टू लेयर,
है ना, क्रम 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 इस तरह से अपनी तैयारी को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऐसे ही साथी आप मजबूत होते चले जाएंगे। अभ्यास बेशक से थोड़ा हो, लेकिन होना चाहिए। कभी भी आप अभ्यास से मुंह मत मोड़ना। जब हम लोग कभी भी प्रैक्टिस सेशन लगाएं, जब तक आप सफल नहीं होते तो प्रैक्टिस सेशन के साथ ही बनते रहिए। और पुराने बहुत सारे लाखों छात्रों ने किया है, और भविष्य में भी लाखों छात्र करेंगे। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आप उनमें से होने चाहिए, और भविष्य में आप सब लोग ये कहें कि हाँ भैया, हमने जीएस को स्ट्रांग बनाया, और बहुत स्ट्रांग बनाया, आपके साथ हम चलते रहे। और हम जीएस अब से पहले भी बहुत सारे छात्र इस बात को कहते आए हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस भी साथ ही हमको मिलता है जब स्टूडेंट्स इस बात को हम तक पहुंचाते हैं। आप भी उन्हीं में से एक होंगे, और आप भी कल परचम हासिल करेंगे। ख्याल रखें अपना बहुत सारा, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर, नमस्ते। फिर से दोहरा देता हूँ, फ्राइडे क्लास नहीं होगी आपकी, कल क्लास होगी। और फिर बीच में 3 दिन मिल जाएंगे आपको अपने 9 सेट रिवाइज करने के लिए। आपकी सारी चीज़ें फिंगर टिप्स होनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा अपना डेली के कम से कम याद रखो 3 से 4 टॉपिक, ये लिख लो अपनी कॉपी पे। 3 से 4 टॉपिक अपना जो थ्योरी पोर्शन है ना, उस दिन 3 से 4 टॉपिक अपने चुन लिया करो, और उनको थ्योरी में रिवाइज कर लिया करो। वो टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। ज्योग्राफी का एक टॉपिक हो सकता है कोई, इस दिन एक टॉपिक उठा लिया आपका, एक आपका हिस्ट्री से एक टॉपिक उठा लिया, लेकिन क्रम से चलना। जिस क्रम से चल रहे हो ना, उस तरह से उस थ्योरी को भी रिवाइज करते चले। देखिए बहुत मज़ा आएगा, और बहुत ज़बरदस्त आपका इसमें मतलब पकड़ होगा, कमांड होगा। और जो लोग जीएस के बारे में टिप्पणियां करते हैं इधर उधर की कि ये नहीं होती है, उसका मतलब है कि वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते। ये बात याद रख लेना। तो ये कहते हैं ना, रीजनिंग के चक्कर में मैथ छूट जाता है, मैथ पकड़ो तो जीएस छूट जाता है। तो इसका मतलब है वो पढ़ नहीं रहा है, अच्छे से मेहनत नहीं कर रहा है। अगर उसने मेहनत की होती तो उसका कमांड होता है, और आपका हर एक सब्जेक्ट पर कमांड अच्छा होना चाहिए, और आप वो करके दिखाएं। थैंक यू।